दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप फिर से हमारे साथ हैं। आज शुक्रवार का वेबिनार है जिसमें अच्छे समाचार और अच्छे मेहमान हैं। यह मैं हूं, फ्योदोर। क्या परिचय देना चाहिए? पता, सभी उसे जानते हैं। हमारे अद्भुत अंतर्राष्ट्रीय साझेदार सोलर ग्रुप ने सभी देशों में कदम रखा है। हमने कंपनी और तकनीकी कंपनी दोनों के हितों का प्रतिनिधित्व किया। यह परियोजना थी जिसे हम विकसित कर रहे थे, आंद्रेई लोबोव। क्या आपने वीडियो देखे? नहीं देखे? आंद्रेई, नमस्ते कहो। नमस्ते दोस्तों। आज आपके साथ मॉस्को में रहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं एक पूरे महीने चीन में था। मैं आप सभी की बहुत याद कर रहा था। मैं आपको सभी को गले लगाने की कितनी इच्छा कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, आपको चीन में वह वीडियो देख लेना चाहिए था जिसमें आंद्रेई एक परियोजना के लिए मिशन पर थे। मैंने पहले ही इलेक्ट्रिक इंजनों के प्रोजेक्ट के लिए मिशन के बारे में बताया था। और फिर सर्गेई सेमेनोव ने अचानक से जेपेलिन परियोजना शुरू कर दी। और जैसा कि पता चला, आंद्रेई ने पहले ही यह पता लगा लिया था कि वहाँ किसे बुलाना है, और वह एक निजी कंपनी के पास गए थे जो जेपेलिन के साथ काम कर रही थी। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आंद्रेई लोभो वास्तव में बताएंगे कि उन्होंने वहाँ क्या सही देखा और किस बात पर सहमति बनी। मैंने वहां बहुत कुछ देखा। आप अभी स्क्रीन पर चित्र देख सकते हैं। ये वह है जो निदेशक के साथ है। ओ आंद्रेई, ये कौन है? ये स्वयं श्री निदेशक श्रीमान हैं जो जेपेलिन के निर्माण करता है। वह व्यक्ति जिन्होंने इस विषय से कई वर्षों से गंभीर रूप से बीमार है और अपने स्वयं के जेपेलिन को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इस पर हम आज बात करेंगे। चीन में एक से अधिक कंपनियां हैं। आंद्रेई सब कुछ बताएगा। उसने एक व्यावसायिक जासूसी जांच की, तकनीकी जासूसी की। हाँ, और आप भी पहले ही देख चुके होंगे। आज हमारे पास पावेल फिलिपोव जर्मनी से इवान के साथ और हमारे राष्ट्रीय भागीदारों के साथ फ्रीड्रिशशाफेन शहर में है। वे आज जेपेलिन पर उड़ान भर रहे थे। वे अब उस स्थान के पास के संग्रहालय में हैं जहां वे उड़ान भर चुके हैं। वे काउंट जेपेलिन के पूर्व जेपेलिन के हॉल में घूम रहे हैं, वही जेपेलिन जिसने यूरोप से अमेरिका तक लगभग 100 सुरक्षित उड़ानें भरी थीं, लेकिन अंत में इसे बुरी तरह से जला दिया गया। लेकिन वे अब वहां हैं और वे सीधे प्रसारण के लिए तैयार हैं, अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कि उन्होंने जेपेलिन पर क्या अनुभव किया और उन्होंने संग्रहालय में क्या देखा। वे वहां एक जगह खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे काउंट जेपेलिन से सीधे प्रसारण करेंगे और हम सुनेंगे। लेकिन आप पहले ही गोलाकार चित्र देख चुके होंगे, मैंने भी उन्हें देखा। जेपेलिन फिर से शानदार लग रहा है। मुझे याद आया कि हम 3 साल पहले जर्मनी में थे, उस पर उड़ान भरी थी। अनुभव बयां करने के लिए शब्द नहीं है। आज हमने नए कीमतों के आधार पर यह अनुमान लगाया कि ये दो जेपेलिन कितनी कमाई कर रहे हैं, और ये निकला कि ये महीने में कुछ मिलियन डॉलर है। एक उपकरण के संचालन से लगभग $2 मिलियन। उनके पास दो उपकरण हैं और यह पर्यटन है। और ये ना तो इतने बड़े हैं, न ही इतने थोड़े किफ़ायती, और न ही इतने थोड़े आधुनिक हैं। तो पावेल ने देखा कि वहाँ सब कुछ महंगा और शानदार है। उनका व्यवसाय प्रॉस्पर कर रहा है। सब कुछ उनके लिए अच्छा है। हमारे लिए और भी बेहतर होगा। बिल्कुल, हमारे लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। हाँ, वैसे जब हम पाशा का इंतज़ार कर रहे हैं, चीनी भी पर्यटन के लिए ही आना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैंने जेपेलिन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं निश्चित रूप से विस्तार से बताना चाहता हूं, लेकिन क्या इसके लिए समय पर्याप्त होगा? यह शहर सियान शेंगसी प्रांत में स्थित है। यह प्रांत, ताकि आप समझ सकें, वह है जहां टेराकोटा सेना स्थित है। यह एक विशालतम संग्रहालय है जहां इन मिट्टी की सेनाओं की खुदाई की गई है। जहां कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है, वहां पर्यटन है। जब मुझे पर्यटन के आंकड़े बताए गए तो मैं अब यह भी दोहरा नहीं सकता। चीन में पर्यटन से होने वाली आय के आंकड़े आज के समय में केवल वैश्विक पर्यटन के साथ ही तुलना किए जा सकते हैं, और यह उनका आंतरिक व्यवसाय है। और निश्चित रूप से जेपेलिन विशेष रूप से उस कंपनी पर केंद्रित हैं जिसमें मैं था, जिसके साथ मैं बहुत गंभीरता से और निकटता से परिचित हुआ। यह पर्यटन व्यवसाय को विकसित करने पर केंद्रित है।
और वहां मैंने एक ऐसा विषय जाना कि वर्तमान में कंपनी प्रमाणन प्रक्रिया से गुजर रही है, बल्कि उसने पहले ही प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। अब केवल दस्तावेज प्राप्त करना और उसके लिए भुगतान करना बाकी है। यानी एक विशाल कार्य किया गया है। इस दस्तावेज जेपेलिन के निर्माण के अधिकार का प्रमाण पत्र खरीदना आवश्यक है और यही कारण है कि वे पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आंकड़े दिए। उनके पास बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धी नहीं है। वे यात्रा के लिए काउंट जेपेलिन पर उड़ान के लिए, यानी इस शानदार यंत्र पर हवा में उड़ने के लिए कोई भी कीमत निर्धारित कर सकते हैं और यह कीमत हमेशा मांग में रहेगी। यानी कोई भी कीमत मांग में होगी, उसे आप जितनी चाहें और जैसे चाहें कीमत तय कर सकते हैं और इसी पर वे अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं। वे 300 मीटर से ऊपर उड़ान नहीं भरना चाहते। यानी यह वह उड़ान सीमा है जहां क्वाडकॉप्टर उड़ सकते हैं। यानी कोई भी निजी व्यक्ति जेपेलिन खरीद सकता है और 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ऐसे जेपेलिन प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्राप्त करना कार खरीदने के समान है। यानी आपके पास जेपेलिन उड़ाने का लाइसेंस होना चाहिए, जो प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, जैसे कि हमारे पायलट लाइसेंस प्राप्त करते हैं। आप जेपेलिन पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। मैंने सोचा कि यह जानकारी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कई लोग नहीं समझते कि जेपेलिन का उपयोग कहां किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे निचली जोन 300 मीटर यह पर्यटन है और यह पर्यटन अरबों का लाभ लाता है। यहां चीन में वे योजना बना रहे हैं। उनके पास योजना बनाने पंचवर्षीय योजना है। मैं लंबे समय तक बता सकता हूं। मैं समझता हूँ। पावेल कहता है, हम अभी ठीक से पर्यटक हैं। चलो, हम तैयार हैं। चलो पावेल को सुनते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। शामिल हो जाओ कृपया। थोड़ा क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे कैसे देखा जा रहा है? तो तुम्हें सुना जा रहा है, तुम्हें देखा जा रहा है भी। तो सब कुछ ठीक है। आज आपके लाइव प्रसारण में यहाँ होना अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम यात्रा की स्थिति में हैं। अभी हम जेपेलिन निर्माण संग्रहालय, काउंट जेपेलिन के संग्रहालय में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं व्यक्तिगत रूप से पहली बार एक असली जेपेलिन पर थोड़ा सवारी की। जैसा कि फयोदोर ने पहले कहा, हम अब जर्मनी में इब्रिडी शहर में हैं और मैंने शहर का नाम भी कहा। और यही शायद उन शहरों में से एक है जहां जेपेलिन वास्तव में केवल मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। और आज हम इस बात का प्रमाण देख चुके हैं। हम आज जैसे ही एक उड़ान पर गए। वैसे ये काफ़ी मुश्किल है। टिकट खरीदना आसान नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा जो एक साधारण पर्यटन स्थल लगता है, वह बहुत ही व्यावसायिक रूप से लाभदायक है। उड़ानों की संख्या बहुत है, वे लगातार चल रही हैं और बस कुछ हफ्तों में हमने एक टिकट खरीदा जो कि सस्ता नहीं था। इसके बावजूद लोग आ रहे हैं और सब कुछ भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि लोगों को कम से कम ये थोड़ा पसंद है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जेपेलिन पर उड़ान लेना कुछ अविश्वसनीय है। ये पूरी तरह से एक विमान नहीं है जिसमें ओवरलोडिंग होती है। ये बिल्कुल भी एक गुब्बारा नहीं है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये कुछ मध्यवर्ती है। यह एक अलग परिवहन साधन है जो विमान से उसी एयर बैलून का लाभ उठाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो इसके फायदे स्पष्ट हैं, क्योंकि आप विमान में उड़ते समय विस्तृत दृश्यों का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि वह बहुत तेजी से उड़ता है। वहाँ छोटी खिड़कियाँ होती हैं, जबकि यहाँ खिड़कियाँ खुली होती हैं। आप 120 किमी प्रति घंटे की गति से उड़ रहे होते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ है। तुम एक बड़े क्षेत्र का चक्कर लगा सकते हो, जो तुम अपने गुब्बारे पर कभी नहीं कर पाओगे। और इसके साथ ही उड़ान भरने के लिए बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। अंदर तुम खुद को कैसे महसूस करते हो? यह, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, उन पहले जेपेलिनों में से एक है जिन्हें हम बनाने जा रहे हैं। यह एक उड़ने वाली यॉट है। यह स्पष्ट है कि ये जेपेलिन जो यहाँ हैं वे बिल्कुल भी वही नहीं हैं जो हम बनाएंगे। लेकिन फिर भी इस जेपेलिन में तकनीक पुरानी है, क्योंकि ये जेपेलिन 90 के दशक में बनाए गए थे। फिर भी ये वास्तव में एक उड़ने वाली यॉट है। यह स्पष्ट है कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह आरामदायक है। आप सुरक्षा महसूस करते हैं, आप किसी भी ओवरलोड में हल्कापन महसूस करते हैं। और यह निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर जब आप सोचते हैं कि यह सबसे सरल विकल्प है।
मेंढक, आप सोचने लगते हैं कि शायद। और इसके बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और फिर थोड़ी देर बाद सीधे संग्रहालय में गए। और यहाँ निश्चित रूप से हमें एक बार फिर दिखाया गया कि 30 के दशक में क्या संभव था और 20वीं सदी की शुरुआत में भी। और यह कल्पना करना संभव है कि आज आधुनिक तकनीकों के दायरे में जैसे कि विभिन्न और भी क्या किया जा सकता है, और हम संग्रहालय में हैं। मुझे नहीं पता यहाँ किसे फिल्माने की अनुमति है और किसे नहीं। हम अभी कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ बहुत दिलचस्प दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं हमारे साझेदारों इवान मचबाक का इंटरव्यू लूंगा, जो आज जेपेलिन पर उड़ान भर चुके हैं। इवान, अपने अनुभव बताइए। सभी का स्वागत है। आज मैंने जो अनुभव किया वह वास्तव में थोड़ा शानदार और अद्भुत था। हमने आज जैसे पक्षी की उड़ान की ऊंचाई से दुनिया को भी देखा। इस अद्भुत और रोमांचक उद्यम और उड़ने वाले जहाजों के अद्वितीय और विस्तृत विकास का अद्वितीय और विस्तृत इतिहास देखा। यह वास्तव में कुछ ऐसा है जैसा कि कहा जाता है कल्पना की दुनिया से, लेकिन अतीत में आज हम इसे फिर से उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुश हूं। हाँ, वैसे आप जानते हैं कुछ ऐसा विरोधी तर्क था हेटर्स के बीच कहने के लिए कि जेपेलिन अब नहीं है, और इसी तरह। और जब आप यहाँ आते हैं तो आप समझते हैं कि नहीं, यह उड़ रहा है, यह यहाँ सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। बस जैसे हमेशा होता है, कुछ लोग जेपेलिन बना सकते हैं, विमान बना सकते हैं, शानदार कार बना सकते हैं, जबकि कुछ नहीं कर सकते। यह जर्मनी है, ये एक तथ्य के रूप में हमेशा उद्योग में मजबूत रहा है, तकनीकी रूप से मजबूत है। और जर्मनी के बारे में हम बहुत सी अच्छी चीजें जानते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल तकनीक, लेकिन विशेष रूप से यहाँ जेपेलिन निर्माण भी समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, यह भी किसी न किसी समय में धीमा हो गया था, लेकिन अब यह सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है। वैसे हमने बहुत सारे सामग्री शूट किए हैं, चलो करीब से देखते हैं। हम अभी यहाँ संग्रहालय में हैं और अभी अभी इस विषय की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जैसे और भी चीजें और जानकारी। और सबसे मजेदार बात यह है, जैसे कि हाल ही में हमारे प्रोजेक्ट्स में जब हम जीवन में कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग सभी कहने लगते हैं आप नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ काल्पनिक बना रहे हैं। तो ग्राफ जिप्लिन ने अपने समय में भी, जैसे कि हम आज कर रहे हैं, विचार को जीवन में उतारने की कोशिश की थी, और उसे इस विचार को जीवन में लाने में 8 साल लगे, जब तक पहला जहाज जमीन से नहीं उठा। इस दौरान उसे हर स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा, एक साधारण व्यक्ति से लेकर खुद कैसर तक। लेकिन जब पहला जहाज उड़ान भरने लगा तो हमारे पास भी एक समान स्थिति है, जो कुछ पुरानी खूबसूरत चीजों का पुनर्जन्म है, कुछ नए रूप में, नए दृष्टिकोण के साथ। यह आज यहाँ हमारे साथ शुरू होता है। कभी ना कभी उसके साथ कुछ हुआ था, और हमारे साथ क्या हुआ? एक जर्मन था, इसलिए मैं सब कुछ नहीं समझ पाया। कुछ हुआ था, लोग मदद कर रहे थे ताकि फिर से जीवित हो सकें। हाँ, ऐसा ही था। हाँ, इस बारे में तुम सही कह रहे हो। जैसा कि तुमने कहा, भीड़ के कार्य के बारे में, ऐसा एक पल था। ग्राफ जिप्लिन ने एक बड़ा जहाज बनाया और वह कहीं दूर की रोशनी यात्रा करने के बजाय जर्मनी के चारों ओर यात्रा करना चाहता था। वह फ्रेडरिक अफगान के साथ ओडेंस में जा रहा था। अंततः उसे नहीं पता था कि वह हमेशा थोड़ा सा क्यों था। वह स्टुटगार्ट के पास कहीं रुका क्योंकि उसके इंजनों में कोई समस्या आ गई थी थोड़ी देर के लिए, और फिर वह जंगल के ऊपर उतरा, अपने जहाज को पेड़ों से थोड़ा बांधा और स्पेयर पार्ट्स की तलाश में चला गया। वह डाइमवेर बेंज की ओर गया, जो इस क्षेत्र में स्थित है। और इसी क्षण जब वह स्पेयर पार्ट्स और सामान की तलाश में था, एक तेज हवा का झोंका आया, और उस तेज हवा के झोंके ने जहाज को झकझोर दिया और उसे पेड़ों पर गिरा दिया। एक खराबी हुई और पूरा जहाज जल गया, और वह जलकर खाक हो गया। यह सेना के सामने, उन लोगों के सामने हुआ जो मौके पर थे, तो उसकी पूरी परिवार के सामने। और इस क्षण में उसकी सारी संपत्ति पूरी तरह से जल गई, जो कुछ भी उसने इस विकास में निवेश किया था। तो जैसा कि हमने देखा है, इस सब के आधार पर और इस स्थान पर मौजूद लोगों ने इस जहाज के पुनर्स्थापन के लिए इवान मचबाक को धन देना शुरू कर दिया। और पूरे प्रूसिया में, जितना मुझे याद है, लगभग 6 मिलियन
राइसमक इकट्ठा किए गए और भी। यह आज के दिन लगभग 40 मिलियन यूरो की गणना है। इसी आधार पर उसने बनाया। क्या यह पहला था? हाँ, इसी आधार पर बनाया। समझ गया। हम तुमसे संपर्क करेंगे और इवान के बारे में बात करेंगे। इस दांव के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में बहुत दिलचस्प और ऐतिहासिक है। हम यहाँ संग्रहालय में सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बहुत सारे सामग्री बनाने की कोशिश करेंगे, उड़ानों के साथ सब कुछ जैसे ये था। हम शायद कुछ वीडियो भी साझा करेंगे, ये सब होगा। मैं एक दिलचस्प बिंदु पर जाना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान दें कि जिलिंस, बारबरा, मार्का ये भी हमारे साझेदार हैं, जिन्हें सभी जानते हैं। लेकिन शायद हम उनसे इंटरव्यू नहीं लेंगे क्योंकि वे रूसी में बात नहीं करते और हमारे पास इस वीडियो के साथ होगा। अब देखिए, चूंकि हम संग्रहालय के एक अनुभाग में हैं, ऊपर से अचानक ही क्या दिखा रहे हैं। ये छत नहीं है, ये असली आकार के एक वास्तविक जेपेलिन का हिस्सा है, जैसे कि एक वास्तविक जेपेलिन के हिस्से की तरह। बस सोचिए कि यह कितना विशाल है। ये तो बस एक हिस्सा है। ये कौन सा है? ये जेंडरबर्ग है। यह जेंडरबर्ग का हिस्सा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। जेंडरबर्ग का हिस्सा वास्तव में सबसे बड़ा जेपेलिन है जो कभी भी बनाया गया है। तो आप 250 मीटर की कल्पना कर सकते हैं। कृपया यहाँ पर थोड़ा और पास आइए, यहाँ करीब आए। यह एक बड़ा जहाज है। यह बहुत बड़ा है। यह लगभग 100 मीटर लंबा है। हाँ, सबसे बड़ा। कल्पना कीजिए आकार। और मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, हम अभी वहां जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पहले अंदर डिरिजिबल कैसा दिखता था। सही में इसका एक छोटा सा हिस्सा। निश्चित रूप से वहां बहुत जगह थी। आइए, उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ पर फिल्माने के लिए शायद थोड़ा समय के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। वैसे इवान ने पहले ही कहा था कि मुझे लगता है कि माइक्रोफोन केवल फोन से ही आवाज पकड़ता है, इसलिए इसके पास बात करो। अब सब ठीक है। कम्सोमोल्स्काया सही है? हाँ, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि माइक्रोफोन केवल फोन से ही आवाज पकड़ता है, इसीलिए इसके पास बोलो। देखो, अब इसे पकड़ना चाहिए। अब सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, धन्यवाद। हाँ, वैसे जन धन के बारे में मैंने कहना शुरू किया कि जेंडरबर्ग के कारण जन वित्त पोषण के माध्यम से जेंडरबर्ग ने अपने बच्चे को पुनर्स्थापित किया और वास्तव में जेपेलिन की स्थिति उस समय जर्मनी में नहीं मरी। सोवियत संघ में भी यही स्थिति थी, जो बहुत समान थी, क्योंकि जेपेलिन के लिए कम्सोमोल के लोग भी पैसे इकट्ठा कर रहे थे और कम्सोमोल्स्काया प्रावदा इस पैसे को इकट्ठा कर रही थी। यह भी एक प्रकार का जन वित्त पोषण है। इसके कारण सोवियत संघ में जेपेलिन कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा भी आया जैसे। और अगर आप कालिगा अंतरिक्ष यात्री संग्रहालय जाएंगे, आप बड़ा पोस्टर देखेंगे कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा लोगों से जेपेलिन के निर्माण के लिए पैसे इकट्ठा करने की अपील कर रही है। वहां लिखा है, जेपेलिन प्रवदा के लिए संग्रहों का आयोजन करें। हम भी सोच रहे थे, शायद ये हमारे लिए जानने की बात है कि हमें इन संग्रहों का आयोजन करना चाहिए। तो आज भी हम वास्तव में रूस में जेपेलिनों को फिर से सामूहिक वित्त पोषण के तरीके से पुनर्जीवित कर रहे हैं। और देखिए, इतिहास चक्रीय है और सब कुछ वास्तव में दोहराता है। तो चलिए हम सबसे बड़े जेपेलिन में चलते हैं जो कभी भी अस्तित्व में रहा है। कई केबिन, कई मंजिलें। हमें यहाँ क्या अलग अलग चीजें बताई जा सकती हैं, ये विस्तार से बताने के लिए। खैर, यहाँ विभिन्न कक्ष हैं। यहाँ एक पोलोनेट भी था और इसी तरह प्रत्येक के पास अपनी अपनी केबिन थी। यह स्वाभाविक था, लेकिन कुछ सामान्य क्षेत्र भी थे जहाँ आप केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उड़ान नहीं भर सकते थे, बल्कि उड़ान का आनंद भी ले सकते थे। सुनो, हाँ नहीं, लेकिन इसे काम करना चाहिए। देखो, चलो इसके बारे में। और अभी तो ये माइक्रोफोन है। चलिए मैं इसे और
इस तरह कर सकता हूँ, नहीं पता, शायद इस तरह माइक्रोफोन बेहतर होगा, नहीं, शायद नहीं। तो सामान्यतः हाँ, बस ताकि मैं करीब रह सकूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जेपेलिन के अंदर पहले कैसा दिखता था। हम देखते हैं चमड़े के नरम, आरामदायक सोफे। यहाँ विभिन्न मेजें और कुर्सियां हैं। और यहाँ आइवन, यहाँ शायद लोग भोजन करते थे। यहाँ एक पियानो भी रखा था। यहाँ एक एल्यूमिनियम का पियानो था। ये विश्राम करने वालों के लिए एक आरामदायक क्षेत्र था। ये थोड़ा और आरामदायक था। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे रास्ते बनाए गए हैं। दूर से शायद थोड़ा सुनाई नहीं देगा। मार्ग बनाए गए हैं और हम देख सकते हैं कि जेपेलिन कैसे उड़ता था। हम विभिन्न महाद्वीपों पर 4 जेपेलिन देख रहे हैं। फोटो थोड़ा खींचना होगा। 40 दिनों में सबसे यात्रा में से एक जेपेलिन, जिसने इसे भी बहुत बड़ा और लोकप्रिय बना दिया, और यह भी हमारे लिए है। इस कमरे में हम देख रहे हैं कि डाक सेवा कैसे विकसित हुई। पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। जो हम देख रहे हैं यहाँ डाक सेवा के विकास को दर्शाते हैं। और अंत में अंतिम चित्र वह है जहाँ जेपेलिन को लोगों के संदेशों को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाना था, जैसे कि एक डाकिया पत्र पहुंचाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण था और समय पर किया गया था। यहाँ मुझे लगता है कि किताबें पढ़ी जाती थीं। हाँ, ये पढ़ने और लिखने का कक्ष है। जब हम थोड़ा और आरामदायक होने की बात करते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना विशाल है। बड़े और खिड़कियां। ये जेपेलिन यूरोप से अमेरिका की उड़ान भरता था। ये क्रूज लाइनर का स्थान था। नीचे की ओर इस तरह से देखना संभव था, जैसे हमारे गाइड ने कहा, दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप यहाँ से सेलेनाया, ज़ेमला और ओकेयान के विस्तृत क्षेत्रों को देख रहे हैं। यह बहुत शानदार था। हाँ दोस्तों, बस ऐसा ही हमारे जेपेलिन की उड़ान से ऐसे अनुभव हैं। आज हमने आपको दिखाया कि जेपेलिन अंदर से कैसा दिखता था। आपने थोड़ा सा संग्रहालय भी देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से सुनाई दिया। बहुत जल्द हमारे पास कई वीडियो होंगे जहां हम दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि हमारा जेपेलिन पर उड़ान कैसे गुजरी। दिलचस्प बात यह है कि हमने एयर होस्टेस का साक्षात्कार लिया, हमने पायलट का साक्षात्कार लिया, और उन्होंने जेपेलिन पर उड़ानों की विशेषताओं और बहुत सारी दिलचस्प चीजों के बारे में बताया। इसलिए सामग्री बहुत अधिक होगी। यह आपको समझने में मदद करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा है फेदुर, अब तुम्हारी बारी है। बिना शब्दों के, या शायद शब्द हो सकते हैं। हाँ, उड़ान के अपने अनुभवों के बारे में एक सवाल है। यह आपके लिए कितना सुरक्षित लगा? वहाँ शोर था या नहीं? क्या आपको खिड़कियों से बाहर जाने की अनुमति थी? अब चलो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं पता फिर भी क्या मुझे माइक्रोफोन से सुनाई दे रहा है या नहीं। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। लेकिन अनुभवों के बारे में, शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे आप विमान में बैठ रहे हैं और इसी तरह टिकटों की जांच की जाती है। वैसे स्वचालित उड़ान क्षेत्र एयरपोर्ट के करीब है, यानी यह जैसे एयरपोर्ट का एक हिस्सा है। ये सवाल के जवाब में है। मैं थोड़ा सा करीब आऊंगा, शायद मुझे सिर्फ फोन से सुना जा रहा है। ये वास्तव में बुनियादी ढांचे के बारे में सवाल का जवाब है। हाँ, एयरपोर्ट की बुनियादी ढांचे का उपयोग करना आसान है। जेपेलिन के लिए एक छोटा सा क्षेत्र निर्धारित करना होगा। उदाहरण के लिए, फिर हम बैठे, सीट बेल्ट बांधी और उड़ान भरी। मैंने दबाव नहीं महसूस किया। विमान में मेरे कान बंद हो जाते हैं। सब कुछ आसान था। हम उड़ान भर चुके तो हमने खिड़कियां खोली। आप आनंद लेना शुरू कर सकते थे। एयर होस्टेस कह रही थी, वहां देखो, वहां देखो। हम आराम से कैबिन में चल सकते थे। हाँ, वैसे यह भी बहुत कुछ कहता है। थोड़ा और मैंने पहले भी अपनी भावनाओं के बारे में बात की थी कि सबसे पहले आप महसूस करते हैं कि ये बहुत आसान और सुचारू है, यानी नरम, बिना किसी ओवरलोड या अचानक गिरावट के। इसलिए मैंने कहा कि मुझे यह समझ में आया कि जेपेलिनों को वायुयान क्यों कहा जाता है, और क्यों हम कहते हैं कि एक उड़ने वाली यॉट होगी, जो हमारे पहले जेपेलिनों में से एक है।
हाँ, अनुभव बहुत समान है। ये अनुभव यॉट पर होने जैसे हैं। खासकर जब आप यहाँ होते हैं और समझते हैं कि ये यॉट कैसी दिख सकती है, ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी होटल में पहुंच गए हों। ध्यान दें, ये 1930 का साल है, 100 साल पहले। अब आराम का स्तर स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग होगा। आपको लगता है कि ये सुरक्षित है, बिल्कुल डरावना नहीं है, आप किसी चीज़ के लिए भी चिंतित नहीं हैं। वहाँ एक टीम थी, वैसे कहें तो जो मदद कर रही थी, वहाँ एक पेशेवर पायलट भी था, उसके पास स्टीयरिंग व्हील था, आप उससे बात कर सकते थे। ऐसे व्यक्तिगत अनुभवों से कि खिड़कियां खुली थीं वास्तव में, लेकिन हम बाहर नहीं निकले क्योंकि कहा गया था कि वे इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि अगर आप अपना फोन या कुछ और गिरा देते हैं, इसलिए हमने जोखिम नहीं लिया। अनुभव बहुत सकारात्मक थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये ना तो एक विमान है और ना ही एक गुब्बारा। ये एक मध्यवर्ती चीज है जो एक से और दूसरे से थोड़ा लाभ उठाती है, और यहाँ तक कि ऐसे क्षेत्र से जैसे कि केवल पर्यटन। मैं मानता हूं कि यह बहुत दिलचस्प है और बहुत, मुझे पता है कि कंपनी जेपेलिन की सालाना आय, जैसा कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा, 150 मिलियन यूरो है। यह इस बात का संकेत है कि व्यवसाय लाभदायक है। इस पर हम कह सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं इस विषय पर बात करते हुए कि क्या जेपेलिन पर पैसे कमाए जा सकते हैं। और वैसे हमने वहां एक और जेपेलिन के निर्माण के लिए एक एयरिंग भी देखा। फेडोर, तुमने कहा कि यहाँ अभी 2 उड़ान भर रहे हैं, जैसे फ्रेडरिक्साफेन में 3 उड़ान भरेंगे भी, और कुछ अब अमेरिका में भी कंपनी सेपिलिव से उड़ान भर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल शुरुआत है। 3 है ना, और मैंने तो 2 कहा था। नहीं, यहाँ 2 उड़ान भरते हैं, तीसरा बनाया जा रहा है। 3 अमेरिकी कंपनियों ने खरीदा है, जो वे सहयोग में हैं, और उनके पास और भी अधिक उड़ानें हैं। किसके पास? अमेरिकियों के पास। हाँ, अमेरिकियों के पास हैं। हाँ, अमेरिकियों के पास हैं। जेपेलिन मौजूद हैं, वे उड़ते हैं। और वैसे इसके भी कई उड़ानें हैं, ताकि आप समझ सकें, यह नहीं है कि वह एक दिन उड़ान भरता है और फिर उसके ऊपर कोई और है जो उसे हिलाता है। यह एक कामकाजी घोड़े की तरह है। वह कुछ लोगों को उतारने में असफल रहा और वह बिना रुके उड़ता रहता है। यानी ऐसा ही है। यह भी परिवहन के साधन की विश्वसनीयता के बारे में बहुत कुछ कहता है कि यह बिना रुके पूरे दिन इधर उधर उड़ता है। जैसे कि व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार, जैसे कि एक बार फिर, जैसे कि आसान, नरम, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत सुंदर है, और यह प्रक्रिया में आपको अधिकतम आनंद देती है। तो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात हम शायद जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम माल परिवहन की बात करें तो यह शायद आनंद के अलावा उपयोगी भी हो सकता है। चलो, मैं भी कुछ और आंकड़े बताता हूँ। एयर होस्टेस और पायलट के साथ बातचीत में हमारे पास उड़ानों के आंकड़े हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक मशीन दिन में लगभग 12 उड़ानें भरती है। और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करना चाहते थे जो हमारे साथ उड़ान भर रहा था, यह संभव नहीं हो सका। महत्वपूर्ण यह है कि लोग ऐसा कहते हैं। महंगा है, लेकिन यह बहुत शानदार है। इसलिए मांग बड़ी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये बाजार में अधिक संख्या में आएंगे, लोग इसे अपने लिए खरीदने में सक्षम होंगे और उड़ान भरेंगे। यह एक पर्यटन दिशा है। हाँ, लेकिन वैसे महंगा के बारे में, हाँ, वे इसलिए हैं क्योंकि, और कहाँ, अगर आप कंपनी से सहमत नहीं हैं उसके दामों से, तो आप जेपेलिन की सवारी नहीं कर सकते। यह भी ऐसा ही है। इसलिए संभवतः हम इसे सस्ता कर सकेंगे जब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, अगर हमें इसकी आवश्यकता होगी, अगर लोग इस कीमत पर सहमत होंगे, अन्यथा हम कमाएंगे। यह एक व्यवसाय है। सबसे पहले हम एक अलग क्षेत्र में होंगे, है ना? वहाँ एक अलग दर्शक वर्ग होगा, और जो कुछ भी हमारे पहले कहा गया है वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ आकर 100% सुनिश्चित हूँ कि भले ही आप में से कोई भी जेपेलिन के प्रति संदेह में हो, भले ही आप वहाँ लिखते हैं, खैर, कभी कभी लोग लिखते हैं कि हाँ, वहाँ हवा से उड़ा दिया जाता है, हाँ, यह वह। अगर हम सब कुछ अनावश्यक हटा दें और कहें, दोस्तों, असल में हम कम से कम यहाँ जैसी ही कहानी बना सकते हैं, लेकिन बस हमारे रूस मॉस्को में, जहाँ खूबसूरती से उड़ान भरी जा सकती है। मुझे यकीन है यह अद्भुत मांग में होगा। यहाँ एक तरह से प्रमाण है, इसलिए ये मेरे लिए इसे समझना भी दिलचस्प था। अगर कोई सवाल हैं तो हम भी जवाब दे सकते हैं। तो हम यहाँ संग्रहालय की भी कुछ वीडियो भी शूट करना चाहते हैं, ताकि बाद में आप वीडियो में और अधिक विस्तार से जान सकें कि हम आज किस बारे में बात कर रहे थे।
सुपर पाश, धन्यवाद। वास्तव में कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि आप वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे और हम एंड्री के साथ आगे बढ़ेंगे। पर्यटन, जेपेलिन और चीन के बारे में। अगर जर्मनी में साल में 2 ऐसे छोटे उपकरण इतनी कमाई कर सकते हैं, तो तुम सही कहते हो कि चीन में, जहां पर्यटकों की संख्या अधिक है और बड़े उपकरण हैं, वे जर्मनी की तुलना में कई गुना अधिक कमाएंगे, जैसे कि और भी कई संभावनाएं हैं कि वे अधिक कमाई करेंगे। तो ये संख्या जो मुझे बताई गई थी, मैंने थोड़ा कम कहा। उनके पास समाजवाद था जैसे हमारे पास था, उसी तरह का समाजवाद, लेकिन थोड़ा पूंजीकरण किया हुआ। यानी उनके पास उत्पादन के साधनों पर निजी संपत्ति रखने की अनुमति है, जो हमारे समय में सख्ती से प्रतिबंधित थी। लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं, ये पूर्वानुमान उनके पास बने रहे। हमने भी योजना बनाई थी, हम इस पंचवर्षीय योजना में 1 मिलियन मशीनें बनाएंगे, और हमने यह किया। यहाँ उनके पास जो उन्होंने चीन में योजना बनाई थी, वे इसे कर रहे हैं। और यह सिर्फ यूं ही नहीं है, चीन में और भी 3 कंपनियां हैं। क्या मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वह ठीक है? बोलो बोलो। और चीन में 3 कंपनियां हैं जो पहले से ही जेपेलिन बना रही हैं। वे बंद हैं। वे 2 के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, कोई नहीं देख पाया, लेकिन एक तो निश्चित रूप से उड़ रही है। और जो दिलचस्प है, विक्टर अरेस्टोव ने इसे देखा। यानी इस जेपेलिन को विक्टर अरेस्टोव ने मेरे आगमन से 1 दिन पहले देखा था। उसने इसे कैमरे में कैद किया और मुझे दिखाया। एक पहचान चिन्ह रहित जेपेलिन है, यानी यह स्पष्ट है कि यह एक सैन्य विकास है जिसे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। और ये कंपनी जहां मैं था, हाँ, ये सियान में है, ये सपना देखती है। ये 86 मीटर लंबे, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जेपेलिन बनाने की चाह रखती है। उनके पास पहले से ही बैटरी की गणना की गई है, उनके पास पहले से ही इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। वे स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने उसमें निवेश किया है जो उनके पास है। 66 मीटर लंबे और 12 मीटर व्यास के जेपेलिन के पहले विकास में उन्होंने लगभग 200 मिलियन युआन लगाए, और अब उनके पास पैसे लगभग खत्म हो गए हैं। यानी राशि थोड़ी बड़ी है, और आप जानते हैं, उन्होंने हमसे उनके प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करने की मांग की। मुझे नहीं पता कि यह कैसे दिखेगा। वास्तव में चीन के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। उनके अपने कानून हैं, लेकिन यह विषय और अनुरोध ऐसा है। हाँ, वे पहले ही काफी दूर जा चुके हैं, वे प्रमाण पत्रों तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज के दिन मुझे समझ में आता है कि हमारे पास यहां मॉस्को में, या दूसरे शब्दों में रूस में, जेपेलिन शुरू करने के लिए सभी अवसर हैं, और हम उन्हें पकड़ने और उनसे आगे निकलने के सभी मौके रखते हैं। यहाँ हमारे देश में हाल ही में एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे देश में सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा कि यहाँ भी। हम जेपेलिन के बारे में बात कर रहे थे, और उसने कहा, सोवियत संघ में सब कुछ ऐसा था, हम पकड़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी ने जेपेलिन का उत्पादन शुरू किया, और हमने भी जेपेलिन का उत्पादन शुरू किया। कहा गया सब, हम इसे बंद कर रहे हैं, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और हमने जेपेलिन निर्माण को बंद कर दिया। ये दिलचस्प है। और अब हम देखते हैं कि जर्मनी में वे पहले से ही मौजूद हैं, थोड़े बहुत ही अधिक हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को छोड़ नहीं दिया है। चीन में यह विषय विकसित होना शुरू हो रहा है। देश ये ऊंचाई पर है, ये अपने चरम पर है। उनके देश में लगभग सभी विश्व स्तर के कार ब्रांडों का उत्पादन किया जाता है। मैंने सब कुछ देखा। BMW, टोयोटा, वोल्क्सवैगन, ये सभी पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों में उपलब्ध हैं, और मर्सिडीज भी। और निश्चित रूप से वे अब जेपेलिन निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। कोई सैन्य क्षेत्र में स्थान लेना चाहता है ताकि सीमाओं पर नियंत्रण किया जा सके। कोई पर्यटन व्यवसाय को अपनाना चाहता है और इसे पूरे चीन में फैलाना चाहता है। वे यह भी नहीं सोचते कि यह भी अफ्रीका में ही किया जा सकता है या किसी अन्य देश में भी। वे विशेष रूप से अपने चीनी पर्यटन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर वे दावा कर रहे हैं वह 300 मीटर की ऊंचाई ही है। हम, जैसा कि मैं समझता हूं, बहुत ऊंचाई तक विकसित हो सकते हैं। हमारे पास इसके लिए वैज्ञानिक हैं, हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में जाने की सभी संभावनाएं हैं।
कुल मिलाकर आज रूस के पास विशाल संभावनाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे दुएनोव के इंजनों के साथ था। हम अब स्लाव्यांका के लपेटों के साथ मोटर निर्माण में वैश्विक स्तर पर कूद सकते हैं, क्योंकि यह आर्थिक है। बिल्कुल इसी तरह हम अब जेपेलिन के निर्माण में वास्तव में बहुत बहुत ऊंचे स्तर पर कूद सकते हैं। जैसा कि हाल ही में एक व्यक्ति ने बातचीत में मुझे बताया, जेपेलिन की कीमत किसी भी स्तर पर निर्धारित की जा सकती है, वास्तव में किसी भी कीमत पर। लोग इसे खरीदना चाहेंगे, और अगर इसे नहीं भी खरीदा गया तो जेपेलिन के निर्माण और उनके संचालन से ऐसी लाभप्रदता होगी जो आज के समय में अन्य उद्योगों में, न तो मशीन निर्माण में और न ही ऑटोमोबाइल निर्माण में, नहीं मिल रही है। वहां तो लाभ बहुत कम है, जबकि यहां अवसर विशाल हैं। तो शायद यही संक्षेप में है कि मैंने कैसे यात्रा की। तो मैंने बता दिया। अगर कोई सवाल है फेडोर, शायद तुम्हारे पास कुछ है। हाँ, निश्चित रूप से 1000 सवाल हैं, हमारे दर्शकों के साथ साथ मुझे लगता है हमारे सहयोगियों के भी। देखो, एकमात्र चीज तुम कहते हो कि सोवियत संघ में दोगिन और पेरोगिन था, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीनी लोग जिस चीज पर वे अब उड़ रहे हैं, जिसे अरेस्तोव ने अपनी आंखों से देखा, वे हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे AU-30 की एक प्रति है जो 2000 के दशक में, हाँ, वहां बनाई गई थी और उड़ान भरी थी। और ये जेपेलिन भी, ये भी न्यू जेपेलिन के समान है। यानी वास्तव में हमारा देश सभी स्तरों पर है। बस हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, वे हमें पकड़ रहे हैं और हम उन्हें पकड़ने और आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत सही टिप्पणी। दोस्तों, मुझे अभी याद आया, जब फेदोर ने बात करना शुरू किया, जब मैं पहले या 5वें बार निदेशक महोदय के साथ बातचीत कर रहा था, जब हमारे बीच पहले से ही विश्वासपूर्ण संबंध थे, जब हम पहले ही चीनी परंपरा के अनुसार रेस्तरां में बैठ चुके थे, उसने एक ऐसी बात बताना शुरू किया। जब वे जेपेलिन के निर्माण में गए, यह कई साल पहले की बात है और वे अभी तक दूर नहीं गए थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, न ही कोई दस्तावेज। उन्हें क्या करना पड़ा? उन्होंने दस्तावेज लिए। कुछ दस्तावेज उन्होंने रूस में लिए, कुछ उन्होंने यूरोप में लिए, और इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया। सभी मानदंड, सभी आवश्यकताएं, सभी गोष्ट, और इसके बाद ही उन्होंने प्रमाणन और अन्य प्रेफरेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, जिसे सही तरीके से कहा जाता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय या वायु परिवहन मंत्रालय। तो इसका मतलब है, हाँ, हम चीन को नहीं पकड़ेंगे और न ही उसे पीछे छोड़ेंगे। वे अब हमें पकड़ने और पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें बस थोड़ा सा तेज होना है। सब कुछ सही है। हाँ, सब बिल्कुल सही है। और भी चीन वाले इस जेपेलिन को पर्यटन के उद्देश्यों के लिए बना रहे हैं। यह उनके लिए एक तरह का आधा मॉडल और आधा प्रयोगात्मक है। और अब उस कंपनी में जिसमें तुम थे, एक बड़े उपकरण के निर्माण की योजना है, जैसे कि, और हाँ, ये जर्मनी में जो है उससे कहीं अधिक होगा। ये बस बड़ा होगा। ये वही है जो हमें पावेल ने फ्राइड्रिशहाफेन में दिखाया था, जिस पर वे उड़ान भर रहे थे। हाँ, हाँ। तो अब चीन के सामने अब कौन सी चुनौती है? मुझे लगता है कि हमें जेपेलिन से जुड़ी हर चीज में दिलचस्पी है। सबसे पहले वे उस क्षेत्र से निकलकर सीधे शहर में जाना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही शहर सियान में एक स्थान चुन लिया है। यह चीन की पूर्व राजधानी है। यहीं पर चीन का पहला महान सम्राट रहता था, और यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ वे चाहते हैं, सामान्यतः उनकी क्या सोच है, वे जेपेलिन बनाना चाहते हैं जहां ये जेपेलिन संचालित किए जाएंगे। शहर के केंद्र में, यानी एलिंग शहर के केंद्र में, वहां जेपेलिन बनाए जा रहे हैं। उनके सभी सामग्री चीन में निर्मित होती है, उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प पल था जब मैंने सवाल पूछा, श्रीमान निदेशक, क्या सहयोग संभव है? क्या हम आपसे कुछ ले सकते हैं? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहले जो उसने मांगा वह था, दोस्तों, हमें हीलियम चाहिए। हमें हीलियम की जरूरत है। रूस में बहुत सारा हीलियम है।
मैं इस पर विचार करने लगा। जब मैं रूस आया, हम परसों एक बहुत दिलचस्प व्यक्ति से बात कर रहे थे। शायद हम आपको उनसे मिलवाएंगे। तो वह कहता है, हाँ बिल्कुल, हम खुशी खुशी बिल्कुल चीन में हीलियम की आपूर्ति करेंगे, लेकिन केवल जेपेलिन में। और यह मुझे इतना पसंद आया, इतना शानदार है। यानी हम जेपेलिन बनाएंगे और आपको जेपेलिन में हीलियम बेचेंगे। मुझे लगता है कि यह आज के समय की बहुत सही प्रवृत्ति है। हाँ, शायद तुमने नहीं सुना, हमने पहले ही इस विषय को थोड़ा छुआ है। हाँ, हमारे रूस में अब हीलियम के उत्पादन की गति बढ़ रही है और वे सही कह रहे हैं। उन्हें हीलियम की समस्याएं हैं, उन्हें हमारे हीलियम की ज़रूरत है और एक समाधान जिस पर डेवलपर्स के साथ मिलकर काम किया गया था, उनके लिए इसकी रिपोर्ट की गई थी। क्यों नहीं? इसीलिए जेपेलिनों पर तरल हीलियम ले जाना सबसे लाभदायक साबित होता है, सीधे सीधे वहां एशिया के देशों के लिए निर्माता के कारखाने से। सुनो, हर मजाक में थोड़ी सी सच्चाई तो होती ही है ना? ये मजाक नहीं है, ये तो बिल्कुल भी मजाक नहीं है। देखिए, हम जो जर्मनी में पर्यटन को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और चीन में भी, जहां फिर से पर्यटन के दृष्टिकोण से जेपेलिन पर ध्यान दिया जा रहा है, वहां सैन्य उपयोग भी है, यह स्पष्ट है। लेकिन जेपेलिन के पास विभिन्न व्यावसायिक उपयोगों की अनंत संभावनाएं हैं, जहां वे वर्तमान लॉजिस्टिक समाधानों की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक हैं। कृपया हेलियों को परिवहन करें, बड़े आकार का सबसे सामान्य विषय, कृपया। लेकिन हम आपको भविष्य में क्या होगा इस पर एक पूरा फिल्म दिखाने के लिए बहुत कुछ कल्पना करेंगे, थोड़ा और विस्तार से, और भी। केवल पर्यटन नहीं, और पर्यटन, हाँ, ये बहुत प्रभावी है भी। बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से व्यक्ति आया, व्यक्ति ने परिचय किया, उड़ान भरी। हाँ, लेकिन असल में पैसे अधिक गंभीर हैं, जो अन्य कार्यों में दफन हैं। लेकिन जैसा कि हम पर्यटन में देखते हैं, जर्मनी में 2 जेपेलिन एक साल में उतना पैसा लाते हैं जितना हमें परियोजना को लागू करने के लिए चाहिए। 2 जेपेलिन हमारे प्रोजेक्ट की लागत को एक साल में वसूल कर लेते हैं। जैसे ही हम 2 10 टन के जहाज बनाने की योजना बना रहे थे, वे इनसे बड़े होंगे। ये उपकरण पर्यटन के लिए अधिक शानदार, अधिक तकनीकी, सुपर आधुनिक होंगे और उत्तरी ध्रुव तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। यानी ये 2 उपकरण जर्मनों के मॉडल के अनुसार एक साल में परियोजना की लागत वसूल कर लेंगे, जो 100% होगा। खैर, मैं हमेशा हमारे पहले प्रोजेक्ट डुइनोवो मोटर्स के लिए उत्सुक रहा हूं और अभी भी हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि वास्तव में एक जेपेलिन बनाना कितना संभव है, तो यह मेरे लिए, मेरे विचार में, जेलेनोग्राद में जो हमने बनाया उससे भी अधिक वास्तविकता है। और अगर हमने जेलेनोग्राद में ऐसा उद्यम किया है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे पास अपने जेपेलिन होंगे। मुझे पूरी तरह से पता है कि यह होगा। जेपेलिन स्वाभाविक रूप से अपने आप में थोड़ा जटिल है, ये एक जटिल प्रणाली है। मैं नहीं कह रहा कि इंजन आसान है, खासकर केटीबी के संदर्भ में, परीक्षणों के साथ, डेवलपर्स के साथ। जब आप जानते हैं कि क्या बनाना है, तब आप इंजन बना सकते हैं। लेकिन जब आपको एक विशेष विशेषताओं के तहत विकसित करने का कार्य दिया जाता है, तो पहले बनाएं, फिर उत्पादन करें। हाँ, यह मुश्किल है, मैं सहमत। ये मुश्किल है, लेकिन ये हल किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। हाँ, और हमने यह तय कर लिया है। और जेपेलिन के साथ तुम सही कह रहे हो, हम भी इसे तय कर लेंगे। इसके अलावा ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने सीमित समय और सीमित बजट में, उन अशांत समय में, रूस में जब वह बस स्थिर हो रहा था, ऐसा किया। इसलिए अब इसके लिए वास्तव में सब कुछ मौजूद है। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। मैं जेपेलिन पर वेबिनार में पहली बार हूं। चीन की यात्रा में मैं इस विषय से प्रेरित हुआ। मैं पिछले विषय को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं इसके साथ काम करना जारी रखता हूं। मैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताने और दिखाने वाला हूं, लेकिन सभी लोगों के लिए जो अब नए प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह अविश्वसनीय रूप से शानदार है। यह हमें बहुत सारे पैसे लाएगा। धन्यवाद। या क्या कोई और सवाल है? थोड़ा और। हाँ दोस्तों, सवाल पूछिए। आज हमारा एक ऐसा असामान्य वेबिनार है, जैसा कि आपने देखा, सीधे कनेक्शन के साथ, आंद्रेई लोबोव के साथ। हम यहाँ तकनीकी सवालों के जवाब दे सकते हैं, हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं।
चीनी लोग कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? क्या यह हमारा ही हीलियम नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। चीनी हमारे हीलियम का उपयोग करते हैं, यानी मुझे नहीं पता। ऐसी जानकारी थी कि रूस वर्तमान में विदेश में हीलियम बेचने पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन लगता है उनके पास पुराने भंडार हैं। मेरी समझ के अनुसार एक जेपेलिन को उन्होंने हमारे हीलियम से भरा है। हाँ, यहाँ तुरंत एक सवाल उठता है, यह कि हीलियम हाइड्रोजन की तुलना में अधिक सुरक्षित है। क्या इन्हें मिलाकर किसी काम और लाभ के लिए नहीं किया जा सकता? ये सवाल फेदोर से है, मुझसे नहीं। फेदोर से ही। हम निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे। फ्लीगमेटाइजेशन पर कुछ काम हुआ है। इसका मतलब है कि विशेष योजक जोड़े जाते हैं और ज्वलनशील और विस्फोटक नहीं रहता। इसे हीलियम से नहीं बल्कि अन्य सस्ते गैसों से भरा जाता है। हम इसे पहले से मौजूद प्रयोगशालाओं में स्वयं आजमा सकते हैं और हम इसे जल्द ही दिखाएंगे। ऐसा लगता है कि कोई मिश्रण है। हाँ, सुरक्षित सांद्रता है। मैं अभी प्रतिशत नहीं बता सकता। हीलियम को हाइड्रोजन के साथ मिलाना संभव है। सस्ता होगा, उठाने की शक्ति थोड़ी अधिक होगी। इससे यह अधिक खतरनाक नहीं होगा। लेकिन मैं तुरंत सभी बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले जेपेलिन केवल सुरक्षित हीलियम पर आधारित होंगे और बाकी सब कुछ जब तक कि विशेष प्रमाणन नहीं हो जाता और अपनी सुरक्षा साबित नहीं करता, उपयोग में नहीं लाया जाएगा। मैं हाइड्रोजन के खिलाफ क्यों हूं, अब समझाता हूं। चौथी कक्षा में जब मैं एक छात्र था, मैंने साहित्य में पढ़ा था कि हाइड्रोजन कैसे प्राप्त किया जाता है। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया जाता है, इसे पोटेशियम परमैंगनेट में डाला जाता है, फिर एक 3 लीटर की बोतल रखी जाती है और हाइड्रोजन वहां इकट्ठा होता है। सामान्यतः मैं यह कर सकता हूं और घरेलू परिस्थितियों में हाइड्रोजन प्राप्त कर सकता हूं। हाँ, मैंने यह पहले भी कई बार किया है। एक खूबसूरत दिन मेरे ये प्रयोग दुखदाई रूप से समाप्त हो गए। मैं फट गया और 1 महीने तक अस्पताल में जलते हुए चेहरे के साथ पड़ा रहा। तब मुझे चश्मे ने बचाया, जिनसे बस लेंस गिर गए थे, यानी मेरी आंखें सुरक्षित रहीं। इसलिए मैं हाइड्रोजन के खिलाफ हूं। मैं तुरंत ही हीलियम के पक्ष में हूं और व्यक्तिगत रूप से हाइड्रोजन के साथ कोई प्रयोग नहीं करना चाहता। तो हम भी वास्तव में, अगर हम प्रयोग की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान प्रयोगशालाओं के संदर्भ में बात कर रहा हूं। हमारे पास लड़कों के साथ एक प्रयोगशाला है। हम वहां काम कर रहे हैं। अगर आपने किरजाच का वीडियो देखा है तो वहाँ डेनिस और आर्टेम हैं। हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वहाँ डेविड भी है। हम उनके साथ प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रयोगशाला में सीधे सिलेंडर रखे हुए हैं। हमने भी सोचा कि अगर गुब्बारा फट जाता है तो प्रयोगशाला चोरी नहीं हुई है, बची रहेगी। 1 साल हो गया है, सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हवादार और वेंटिलेटेड हो, सभी सुरक्षा उपाय। हम इन कंटेनरों को थोड़ा भरते हैं, सुपरायनाइजेशन करते हैं और हाइड्रोजन से प्लाज्मा बनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ जब हमने प्रयोगों के लिए हाइड्रोजन गुब्बारों से नहीं लिया, बल्कि एक अलग तकनीक विकसित की कि कैसे हाइड्रोजन को थोड़ा अलग तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, एल्यूमिनियम के माध्यम से। एल्यूमिनियम को क्षारों के साथ मिश्रित किया गया। इससे एक ऐसी गोली प्राप्त हुई जिससे पानी से हाइड्रोजन निकलने लगा। हमारे पास हाइड्रोजन इकट्ठा करने की एक प्रणाली थी और यह नहीं फटी। ये फटी इसलिए नहीं कि वहां आग लगी थी या कुछ और, बल्कि इसने इतना अधिक दबाव उत्पन्न किया कि इस प्रणाली को तोड़ दिया और हमारे पास अभी भी प्रयोगशाला में वहां प्लास्टर उखड़ गया है। जैसे ये टुकड़े बिखर गए, वह दबाव कमरे के बीच में खड़ा था। इस समय चारों ओर सब जगह छिद्र थे, घड़ियां टूटी हुई थीं, चित्रों में छेद थे और डेविड बस खड़ा था, पूरी तरह से बहरा। हाँ हाँ हाँ, वैसे जब हाइड्रोजन फटता है तो ऐसा लगता है जैसे आपको चोट लग गई हो। हाँ, मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि दबाव ऐसा कुछ बना नहीं सकता, लेकिन दबाव में हाइड्रोजन डिटोनेट हो सकता है और फट सकता है। हाँ, ये चीज़ खतरनाक है और इसलिए हीलियम हीलियम हीलियम। और केवल हीलियम के अलावा भी एक बात है, स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन नहीं है और जब स्ट्रेटोस्फीयर का यंत्र जो बिना पायलट का है, यानी एक रोबोट, स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है तो वहां तुम इसे जलाने की कोशिश करो, यह शारीरिक रूप से नहीं जलेगा। वहां ऑक्सीजन नहीं है। ये हीलियम से कहीं सस्ता है। सुनिए, हमारे पास इतना हीलियम है, हमारे देश में हीलियम का समुद्र है। थोड़ा हाँ, मुझे लगता है अगर हम इसकी डिलीवरी की सेवा प्रदान करेंगे तो सामान्यतः यह हमें बार्टर के माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, और भी दिलचस्प सवाल हैं। हाँ, यात्री परिवहन के लिए केवल हीलियम ही
और मैं सोचता हूं कि यह सामान के लिए है। हाँ, पुष्टि करते हैं, लिखते हैं कि यह सही है, सुरक्षित है। यदि सामान उठाने की विशेषताओं के साथ गुब्बारा हाइड्रोजन से भरा हो तो वह कितना बड़ा होगा। वहाँ गणनाएं हैं, सब कुछ देखा जा सकता है। वे स्कूल के हैं, मैं याददाश्त से इतना नहीं, थोड़ा सा अंतर है। हाँ, हाइड्रोजन का उपयोग करना इतना फायदेमंद नहीं है जितना कि इसके साथ सुरक्षा से संबंधित है। यही कारण है कि यह जल सकता है, यह विस्फोट कर सकता है, यह हीलियम से अधिक उड़नशील है, यानी यह आवरणों के माध्यम से अधिक सक्रियता से फैलता है। यह वास्तव में उठाने की शक्ति में इतना बड़ा इजाफा नहीं है, यह 10% तक भी नहीं पहुंचती। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। यह आसान है, लेकिन अर्थशास्त्र के मामले में हाँ, हाइड्रोजन बहुत बहुत सस्ता है। मैं इसे खुद निकाल सकता हूं और एक ऐसा उपकरण बना सकता हूं जो हाइड्रोजन पर उड़ता है, लेकिन यह खतरनाक है। यहाँ लिखा गया है, यह स्पष्ट है कि वर्तमान में विषय राज्य व्यवस्था के बारे में है, चीनी लोगों के बारे में। वे कुछ हासिल कर रहे हैं, हमारे पास वैज्ञानिक और अन्य लोग हैं, लेकिन मैं आगे की टिप्पणी नहीं खोल सकता ताकि पढ़ सकूं। ठीक है, वी कॉन्टैक्ट ऐप। अगर आप देख रहे हैं तो जब आप वकंटाक्ते की दीवार खोलते हैं जहां अब यह सीधा प्रसारण हो रहा है, वहां टिप्पणियां नहीं आती हैं, लेकिन जब आप सीधा प्रसारण खोलते हैं तो वे यहां ऊपर प्रसारण के ऊपर दिखाई देती हैं, लेकिन आप टिप्पणी को अंत तक नहीं पढ़ सकते। खैर, जब आप टिप्पणियां खोज रहे हैं तो मैं यह जोड़ सकता हूं कि चीन में श्री निदेशक के पास उनके व्यक्तिगत रूप से और उनके निर्माताओं के साथ एक ऐसा कॉकपिट विकसित किया गया था जो सीधे जेपेलिन से जुड़ता है। वे केवल कठोर संरचनाओं का उपयोग करना चाहते हैं, अर्थात उच्च शक्ति वाले कार्बन फाइबर का फ्रेम। जितना मैंने समझा, जैसा कि मुझे लगता है, सभी उपकरण विमान के उपकरण हैं, इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। लेकिन हालात के चलते मुझे उन संस्थानों में भी आमंत्रित किया गया जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम कर रहे हैं, और मैंने समझा कि चीन में पहले से ही बहुत उच्च स्तर है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से रोबोटिक्स में। जैसे, और मैंने देखा वे लोगों की तरह दिखते हैं, वे लोगों की तरह चलते हैं, वे अब लोगों की तरह बातचीत करते हैं थोड़ा। और वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बिना पायलट वाले जेपेलिन का उपयोग करना निश्चित रूप से शानदार है। इसके लिए भविष्य है। जैसे, हाँ, मैंने इस टिप्पणी को पढ़ा। इसमें सब कुछ इस बारे में था कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री और चीनी ऑटो इंडस्ट्री की तुलना करें, हमारी लाडा और उनके वाहनों को देखें। और हाल ही में वे वहां टेंट में रह रहे थे। आप अपने जेपेलिन किससे बनाएंगे? किसी भी स्थिति में आधा सामान चीन से खरीदा जाएगा। हाँ, मैं इस सवाल को समझता हूं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। देखिए, हम एक साथ शुरू हुए, यानी 90 के दशक में हमारे यहाँ पुनर्निर्माण हुआ, यानी सोवियत संघ कई राज्यों में बंट गया जैसे। और ठीक उसी समय चीन एक गतिरोध में पहुंच गया और उन्होंने सीमाएं खोली, वे दुनिया के लिए खुले हो गए जैसे। और ठीक इसी क्षण एक महत्वपूर्ण तूपो हुआ, यानी उन्होंने चीन के लिए सही रास्ता चुना। लेकिन ऐसा नहीं होता। और भी समझते हैं कि देशों का विकास कैसे होता है। वे जानते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, पहले उन्नति होती है, फिर गिरावट आती है और फिर से उन्नति होती है। हाँ, चीन अभी उन्नति पर है, इसमें मुझे कुछ नहीं दिखता। हम भी अपने समय में थोड़ा ऊंचाई पर थे। मुझे पहला वेबिनार याद है जब तुमने शुक्र के बारे में बताया था। शुक्र 1, शुक्र 2। दोस्तों, 65वां साल था या 67वां, मुझे लगता है 7वां, 76वां, करीब 70 और फिर 75। तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये कितने साल पहले की बात है। हम वहां अंतरिक्ष में गए, हम शुक्र पर गए, हम वहां शुक्र पर 3 दिन तक रहे। दुनिया में कोई भी यंत्र यह नहीं कर सकता था और अभी भी नहीं कर सकता। आप देखिए, अभी इलन मस्क अंतरिक्ष में उड़ान भर रहे हैं और वहां दिखा रहे हैं, हाँ, हम यह सब पहले ही कर चुके हैं। यानी एक समय था जब हम ऊंचाई पर थे। तो कौन हमें फिर से इस ऊंचाई पर जाने से रोकता है? यानी हम कम ऊंचाई से शुरू करेंगे और
कम से कम जेपेलिन निर्माण में तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमें बताया गया था कि हम ड्यूएनोव के मोटर हैं, हम कभी कुछ नहीं बनाएंगे और न ही करेंगे। खैर, हमने तो बना लिया। तो खासकर जब चीन अब क्या मांग रहा है ना, वह हीलियम मांग रहा है। और क्या, एक बार फिर थोड़ा सोचें, उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय दिमाग के। कृपया हर बैठक में हमें अपने भौतिकविदों और गणितज्ञों से मिलवाएं। हम उन्हें पागलपन की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो परिचय कराइए, हम उन्हें वहां खुद मनाएंगे, खुद ही ले जाएंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपने किसी भी परिचित को नहीं ले जाऊंगा। मैं ऑग्नेंस्क में रहता हूं, बहुत सारे भौतिक विज्ञानी और परमाणु वैज्ञानिक मेरे परिचित हैं। मैं किसी को भी चीन से परिचित नहीं कराऊंगा, क्योंकि वे किसी भी तरह से उन्हें आकर्षित कर लेंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वास्तव में चीनी कई वैज्ञानिकों तक पहुंचते हैं जिनसे हम भी मिले हैं, और हमारे लोग बस कहते हैं मैं चीन नहीं जाना चाहता, चलो यहाँ करते हैं। चलो यहाँ। और बहुत से लोग, देखो दोस्तों, बहुत से लोग देशभक्त नहीं हैं, बल्कि वे वहां ये सब उठाना नहीं चाहते। ये एक अलग देश है, ये एक अलग मानसिकता है, ये सब कुछ अलग है। वहां उत्पादन करना संभव है, मैं बहस नहीं कर रहा, ये शानदार और तेज है। लेकिन फिर से हमें इसे अपने किसी उद्देश्यों के लिए थोड़ा और उपयोग करना चाहिए। मैंने वैसे शुक्र के बारे में देखा, स्पष्ट किया कि 61 में सब कुछ शुरू हुआ और खत्म हुआ। दोस्तों, युद्ध 45 में ही खत्म हुआ था। 61 में शुक्र पर परियोजनाएं शुरू हो गई थीं, उड़ानों की शुरुआत हो चुकी थी। शुक्र पर पुनर्निर्माण सब खत्म हो गया। लेकिन यह हमारा रास्ता है, यह हमारा विकास है। इतिहास चक्रीय है, तुम सही कहते हो। एक उत्थान है, एक पतन है। अगर ऐतिहासिक मील के पत्थरों को देखें तो हमारे पास रूस अब एक लोकोमोटिव की तरह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। हम पहले ही शुरू कर चुके हैं, हम सतह से पहले ही उठ चुके हैं। हाँ, एक मजाक था, मैं उसे वास्तव में सचमुच नहीं कहना चाहता, लेकिन किसी कारणवश कहा जाता है। वहाँ एक तरह की रिपोर्ट थी, देखिए हमारे ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, और वहाँ ये बताया गया है कि किस क्रम में। जैसे जब बिल्ली 9वीं मंजिल से गिरती है तो वह इस तरह से बुरी तरह से टूट जाती है, फिर वह थोड़ी सी उछलती है। क्या आप मुझे इस उछाल के बारे में बता रहे हैं? ये एक मजेदार चुटकुला है, लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है। हाँ, सब सही है। हम निश्चित रूप से बहुत गिरे हैं, लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो लोग नहीं गिरे वे कभी उठे भी नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि चीन के बारे में, हम वहाँ क्या खरीदने जा रहे हैं जो हमें बहुत रुचिकर है। तो सभी जानते हैं कि हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक्स में स्थिति, हाँ, शायद पहले 20 में भी नहीं है खिलाड़ियों में। यह सही है। हाँ, उन्होंने अपने चिप्स बना लिए हैं, वे पहले ही अमेरिकन चिप्स से हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास भी कुछ है, लेकिन यह सब रक्षा के लिए काम करता है और हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट है, ये रक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से है, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में यह स्पष्ट है, सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अब बहुत सारी सामग्री है, और रूस में उत्पादन के लिए चीनी खुशी खुशी हमें उत्पादन और विशेष कपड़ों के लिए उपकरण साझा कर रहे हैं। हाल ही में हम एक प्रदर्शनी में गए थे। यह टेक्नो टेक्सटाइल क्रोकस में 3, 4, 5 तारीख को आयोजित हुआ था। हमने देखा कि हमारे देश में कंपोजिट सामग्री का विकास हो रहा है। यहाँ मिसेस वास्तव में एक शानदार विश्वविद्यालय है। आप देख सकते हैं कि वे किस चीज़ में लगे हुए हैं। बहुमानका में कई विभाग हैं। हाँ, यह हर जगह औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ एक आवश्यकता है। हमारे पास कार्य हैं, प्रौद्योगिकियाँ हैं, वह टीम जो इसे औद्योगिक रूप से लागू कर सकती है मौजूद है। सभी उपकरणों तक पहुँच उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में हम बाहरी आपूर्ति पर इतना निर्भर नहीं हैं। आखिरकार हमारे पास, वैसे कंप्यूटर तकनीक और चिप्स के बारे में वहाँ चीन और इसी तरह के अन्य देश हैं। हाँ, चीन, वहाँ अमेरिका सभी पेटेंट रखता है। चीन वहाँ ताइवान के साथ सभी उत्पादन कहने के लिए रखता है। हमारे देश में हाल ही में अब वीडियो सामग्री की प्रोसेसिंग चल रही है। यह सभी वीडियो सामग्री है, यह डिजिटल है, इसका एक डिजिटल शरीर है। डिजिटल शरीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाला जाता है, और वह इसे अपने कुछ एल्गोरिदम के अनुसार वहाँ संसाधित करना शुरू करता है और परिणाम देता है। लेकिन एक थोड़ी अलग कहानी है। ये डिजिटल नहीं है, ये लगभग एनालॉग है, ये क्वांटम है, ये ऑप्टिकल है, और हम अलग अलग सिद्धांत के अनुसार कंप्यूटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से संभव है।
कि बस कुछ सालों में हम एक बिल्कुल नई तकनीक देखेंगे अरे और हमने एक ऐसा एडाप्टर बनाया जो वीडियो को सीधे प्रोसेस कर सकता है, यानी वीडियो का प्रवाह चल रहा है और हमारी पूरी क्वांटम प्रणाली वीडियो को प्रोसेस कर रही थी, यानी कुछ प्रतीकों को पहचान रही थी जो वीडियो में हैं, इससे कहीं तेज़ी से, बनिस्बत उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अब डिजिटल है वीडियो कार्ड के माध्यम से। हाँ, और वास्तव में एक क्रांति एक झटके में हो सकती है और हम पूरी तरह से अलग उपकरणों के सिद्धांत का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं और वास्तव में किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और यहाँ तक कि इस बाजार की मदद भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है तो कोई भी हमें उन्हें खरीदने से नहीं रोकता। आज के दिन तक कोई गंभीर रुकावटें नहीं हैं। निश्चित रूप से इसे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी कोई समस्या नहीं है। दिमित्री सेर्गेविच खमेल अभी हमारा वेबिनार देख रहे हैं और बता रहे हैं कि वास्तव में 1985 में शुक्र पर एरोस्टेट गए थे। 2 एरोस्टेट ने 1985 में 76 घंटे तक डेटा भेजा। इन्हें अंतरिक्षीय स्टेशन वेगा से लॉन्च किया गया था। इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन एरोस्टेट्स लंबे समय तक उड़ते रहे, डेटा भेजना बंद हो गया क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये रहा सभी मित्रों। दोस्तों, ये किसी ने नहीं किया। सोवियत समय में इतना शक्तिशाली प्रगति हुई थी कि अब कोई भी देश इसे नहीं रोक सकता। जो अमेरिकी आज कहीं उड़ रहे हैं, है ना? लेकिन हम पहले ही यह सब कर चुके हैं और किया है। दुर्भाग्यवश हम रुक गए हैं, लेकिन यह एक बार फिर से कहता हूं, यह हमारा रूसी रास्ता है और यह रास्ता बेहतर है। जल्दी या देर से हम सभी से आगे होंगे। हाँ, वैसे ये अंतरिक्ष के बारे में है जो मैं याद करता हूँ जब एलोन मस्क ने केवल यह घोषणा की थी कि मैं रॉकेट के चरणों को वापस लाऊंगा। मैं तब क्रूनिचेव नामक जीकेएमपीसी में काम कर रहा था और हम ऐसे थे जैसे हम चरणों को वापस कर रहे हैं, जैसे हमने अपनी विकास परियोजनाओं को देखा। पुराने बायकाल। हमारे पास ये भी था जो ऊर्जा थी, रॉकेट, वह बुरान को लॉन्च करता था। इसके साइड ब्लॉक्स वे पैराशूट पर वापस उतरते थे। यह तब की बात है, हमने बायकल विकसित किए। यह रॉकेट है जो इलोन मस्क के पास उड़ता है और यह उसी इंजन से उतरता है। हमारे लिए यह आसान था। एक पंखा था, घूमता था और यह एरोड्रोम के अनुसार ये चरण उड़ जाते थे। ये सब हुआ। मैं तुम्हें बताऊंगा। बस उनके लिए कोई कार्य नहीं थे। डिजाइनरों ने यह पहले ही कर लिया था। बिल्कुल। दोस्तों, मैं आपको और भी बताता हूं। मेरे बालवाड़ी में एक पंप और एक रॉकेट था। अगर इस रॉकेट को बस हवा से भरा जाए तो यह थोड़ी दूरी पर उड़ता था, लेकिन अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो यह बहुत ऊंचाई पर उड़ता था। हम बचपन में ही अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च कर चुके थे। वैसे ये बहुत दिलचस्प है कि ऐसी परंपरा आखिरकार कहाँ से आती है। आप बचपन में इससे जुड़े थे और अब अमेरिकियों को ये बहुत पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ ये जैसे हमारे पास ये कभी नहीं था। 50 साल पहले था। मैं हंस रहा था। शायद हम वास्तव में 50 साल आगे हैं, बस कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। सभी हमें कहते हैं कि आप पीछे हैं, पीछे। दोस्तों, मुझे याद है कि हम कितनी दूर बढ़ चुके हैं। मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूं। तुम्हारी उम्र कितनी है याद नहीं। तो ये सही है। अब मैं वीके उन ताकतें खोलना चाहता हूँ, लेकिन अब फिर से मेरे सभी टिप्पणियाँ गायब हो जाएंगी। डायरेक्टर डिरिजिबली के साथ ही अन्य कंपनियों, निवेश कंपनियों के साथ भी बैठकें हुई। विक्टर अरिस्तोव के साथ एक बहुत गंभीर बैठक हुई। मैं थोड़ी सी और विज्ञापन की बात करूंगा। जल्द ही एक और वीडियो आएगा। बहुत दिलचस्प परियोजनाएं निर्धारित की जा रही हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि विक्टर अरेस्टोव चीन में तुपोलेव के साथ काम कर रहा है? ये हमारे प्रसिद्ध तुपोलेव का रिश्तेदार है। वे टैक्सी के लिए इंजनों के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि और अन्य। ऐसे पहियों पर टैक्सी? क्या ये सच है? नहीं, उड़ने वाले टैक्सी जैसे। मैंने सोचा था कि तुपोलेव चीन में चला गया है। हाँ, टैक्सी और ऐसा ही। हाँ, मैं तो तब ऐसा ही था। मैंने ठीक यही सवाल पूछा था। क्या गुब्बारे निर्माण में इंजनों का उपयोग संभव है? हाँ, निश्चित रूप से सब कुछ संभव है। हाँ, मैं फिर से बता सकता हूँ, जो लोग नहीं देख पाए या नहीं देख सके। ये हैं दिमित्री सेर्गेविच खमेल।
जो हमें शुक्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वह प्रदर्शनी में था जहां हमारी सेना थी, जहां सुहेल माश था। उसने विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। कहते हैं कुल मिलाकर पहले नज़र में इंजन दिलचस्प हैं और सामान्यतः ऊर्जा कुशल हैं। यह स्पष्ट है कि अधिक सटीक थीसिस के साथ अधिक विस्तृत संवाद शुरू करना आवश्यक है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, क्यों नहीं? यहाँ कृपया, हमारा पहला प्रोजेक्ट संभवतः दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा। बिल्कुल, हाँ, होगा। बिल्कुल होगा। यहाँ फ्योदोर कह रहा है, बिल्कुल होगा। अब मैं भी इस बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूं। तो YouTube मेरे लिए नहीं खुल रहा है, हम वाईफाई पर हैं। अगर वहाँ पाश, यूल जो हमें देख रहे हैं, तो आप सवालों को कॉपी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं ताकि मैं उन्हें देख सकूं। हाँ, अभी एक इंट्रो चल रहा था, किरदज में कुछ दृश्य थे। हम वास्तव में अब बहुत सारी चीज़ें शूट करना शुरू कर चुके हैं, कई वीडियो और प्रयोगात्मक सामग्री के साथ, और हम गैसों और विभिन्न अन्य तकनीकी प्रणालियों से परिचित करवा रहे हैं, और जल्द ही स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों पर फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा। जो कुछ हम तब दमित्री सेर्गेविच खमेल के साथ बैठे थे और वेबिनार में थोड़ा और विस्तार से बता रहे थे, अत्यंत दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। इस महीने में लॉन्च होंगे। थोड़ा इंतज़ार करें, सभी विवरण बाद में। क्या हम अभी ये देख रहे हैं, है ना? ये हाँ वही है जो हम किरजाचे में थे। बढ़िया। हाँ, वैसे किरजाच की यात्रा के बाद हमें भी बहुत सारे फ़ोन कॉल और प्रस्ताव मिले। जैसे वहाँ उनका एक छोटा सा एलिंग है। देखिए, हमारे पास वहाँ पुराने कारखाने से विशाल कार्यशालाएं हैं। 100, 200, 300 मीटर खाली जगह है। मुझे लगता है कि हमारे देश में बड़े भवन नहीं हैं। हाल के समय में 200 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों के बारे में जानकारी आ रही है, और आकार ऐसे हैं। चौड़ाई 45 मीटर है। दिलचस्प है। क्या देश में ऐसे भवन बनाए गए थे? बनाते रहे, बनाते रहे। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। क्या तुमने देखा जब तुम जाते हो? वाइल्डबेरी का गोदाम एलियोजोन के साथ 1 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कैसे इकट्ठा किया? क्या प्रौद्योगिकियों के अनुसार इकट्ठा नहीं किया गया? वह छोटा है, ये स्पष्ट है। वो क्षेत्र में चौड़ा है। तो उन्हें निश्चित रूप से ऐसी ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है। आंद्रेई, क्या तुम अभी तक जेपेलिन में नहीं उड़ चुके? तो दोस्तों, मैंने आज पावेल का प्रदर्शन देखा, उसके गोलों को देखा। आप नहीं जानते मैं उससे कितना जलता था। तो हमने उस निदेशक के साथ बहुत बातचीत की जो पर्यटन में रुचि रखता है, और मैं इसे इस तरह से कल्पना करता हूं। ये एक जहाज है पानी में, है ना? और हवा वही पदार्थ है, केवल अधिक विरल। और ये जेपेलिन, ये वास्तव में यात्रा के लिए एक जहाज है। ये हवा में यात्रा के लिए एक जहाज है। और जब पावेल आज इस जहाज पर तैर रहा था और उसके नीचे ये खूबसूरत नीले झीलें थीं, तो यह अद्भुत था। यह अद्भुत था। मैं न तो कभी जेपेलिन पर चढ़ा हूं और न ही शायद हवाई गुब्बारे पर भी। मुझे याद है जब मेरी उम्र 3 साल थी, अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ उड़ान भरी थी। मैंने पहली बार विमान में चढ़ाई की और पूरे केबिन में चिल्लाया, मां, हम कैसे उतरेंगे? हवाई जहाज से यह डरावना है। मैंने समझा कि जेपेलिन से यह बिल्कुल भी डरावना नहीं है, इसलिए मैं सपना देखता हूं। अब ये मेरा सपना है। तो ये जल्दी से थोड़ा और समय लेकर किया जा सकता है। और अपनी पर जाने की बहुत इच्छा होती है, व्यक्तिगत नहीं बल्कि उस पर जिसे हम बनाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब जर्मनी में यात्रा करने के लिए वीज़ा प्राप्त करना कितना मुश्किल है, शायद हम यहाँ वास्तव में जल्दी एक एयरशिप बना लें। दोस्तों, देखो हमारे पास क्या नारा है। वीजा प्राप्त करने से पहले एक जेपेलिन बनाना। शानदार, है ना? ऐसा ही एक दिलचस्प स्लैम है। हाँ, लेकिन यहाँ सभी को ये समझना चाहिए कि एक जेपेलिन बनाना और उसे हवा में उठाना एक बात है, और इसे प्रमाणित, लाइसेंस प्राप्त और इसी तरह से करना पूरी तरह से दूसरी बात है। हवा ने अचानक हमें जर्मनी या जहां भी हमें जाना है थोड़ा उड़ा दिया। मुझे नहीं पता, बस तुम्हारे ऑब्लिन्स के चारों ओर ये अचानक टूट गया और उड़ गया। तुम खुद थोड़ा बात करोगे। तो
आज हमारी बैठक थोड़ी बहुत ही मजेदार है। आज मैंने फ्योदोर से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जो मेरे लिए नई थी। ये थोड़ी और शानदार है। हाँ, आज तकनीकी सवालों की संख्या न्यूनतम है। जैसा कि आप जानते हैं, अगले वेबिनार में शुक्रवार को एक तकनीकी विशेषज्ञ जरूर होगा। हम तकनीक और उस क्षेत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिसे व्यक्ति इस दिशा में कवर करता है। इससे आपको यह समझने में अधिक मदद मिलेगी कि यह कैसे काम करता है। हम सप्ताह की शुरुआत में कहीं एक घोषणा देंगे कि क्या होगा और विषय क्या होगा, ताकि आप अपने सवालों के साथ तैयारी कर सकें। शायद इस विषय पर कोई वीडियो पहले ही आ ही जाएगा, देखते हैं। कुल मिलाकर परियोजना आगे बढ़ रही है और सबसे पहले आप इसका समर्थन कर रहे हैं। आप आते हैं, देखते हैं, हमें व्यूज़ मिलते हैं। हमारे वीडियो YouTube पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो के तो पहले ही 55,000 व्यूज़ हो चुके हैं। वाह, क्लास। मैं जलता हूँ। नए चैनल पर 1200 टिप्पणियाँ हैं। वे सभी केवल समर्थन में हैं। ये शानदार है, बहुत अच्छा है, इसे ज़रूर करना चाहिए। हाँ, हमारे पास दैनिक पंजीकरण है, हमारे पास दैनिक भुगतान है, जैसे कि लोग समर्थन करते हैं रुपए से, केवल लाइक से नहीं। और ये बहुत शानदार है। थोड़ा आज शुक्रवार का वेबिनार है, इसे देख रहे हैं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। परियोजना विकसित हो रही है। इस महीने से सभी इंजीनियर हमारी कंपनी में काम पर रख लिए जाएंगे। हम लगभग इस प्रक्रिया को समाप्त करने के करीब हैं। हम एक ही कार्यालय में इकट्ठा होंगे और वहाँ से एक बड़ा वेबिनार आयोजित करेंगे, जहाँ आप सभी देखेंगे कि यह सब कैसे व्यवस्थित होगा, कौन क्या जिम्मेदारी लेगा। हम शुक्रवार को धीरे धीरे सब कुछ दिखा रहे हैं और बताएंगे। ज़मीन पर अभी भी बहुत से सवाल हैं, निश्चित रूप से। आज ये भी एक ऐसी खबर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और भी महत्वपूर्ण। दोस्तों, भाइयों, साझेदारों, याद है 7 तारीख को सम्मेलन में सर्गेई ने भाषण दिया था। हाँ, हम उड़ान स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। सर्गेई ने भेजा। उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि उनका स्कूल अब आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त है। ये उसकी पहली स्कूल नहीं है, लेकिन ये उसकी अंतिम स्कूल है जिसे उन्होंने तैयार किया है, बनाया है। यह पायलटों की तैयारी के लिए एक निजी स्कूल है, और वह कहता है, मैं इस स्कूल के आधार पर पद्धति और अध्ययन सामग्री बनाने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर्स, पायलटों और तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण तैयार करना। यहाँ सवाल यह है, क्या हम चीन को पकड़ पाएंगे या हमें उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है? जो कुछ भी फ्योदोर अभी बता रहा है, वे अभी केवल इसे प्रमाणित कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पास ये पहले से ही है। हाँ, और यहाँ सर्गेई ने ये स्कैन चित्र भेजे हैं। कहता है, सब प्रशिक्षण के लिए कतार में लग जाइए। क्लास क्लास। ये तो अच्छी खबरें हैं, सीधे तौर पर शानदार। हाँ, इसके अलावा सहयोग के लिए कई प्रस्ताव आ रहे हैं, और उत्पादन स्थलों के संदर्भ में, यानी जहां इन सभी तकनीकी प्रक्रियाओं को समेटा जा सके। और इस तरह हम अभी भी वास्तव में ये चुन रहे हैं कि ज़मीन के साथ किस प्रकार की साझेदारी होगी, या तो किराए पर या खरीदने के लिए। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हम इस मामले को पूरी तरह से समझ लेंगे। कहने के लिए हम इस खेल को खेलेंगे और समझेंगे कि क्या क्या है। और क्या थोड़ा बेहतर है भी? बेहतर है, निश्चित रूप से, अपनी ज़मीन खरीदना। ये तुम्हारी है और तुम वहाँ खुद के मालिक हो। लेकिन परियोजना के लिए आदर्श तब होता है जब कोई मौजूदा एरोग्राड हो, जहाँ पहले से ही उड़ान के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त अनुमतियाँ हों, उड़ान क्षेत्र हो, और सभी प्रशासनों के साथ समझौते हों। सभी जानते हैं कि यह एरोग्राड है। शुरू करने का समय लगता। हाँ, और बस उनके पास जाकर कहना, दोस्तों, क्या आप यहाँ कोई गतिविधि कर रहे हैं? वे कहते हैं, हाँ, हम कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में ज़ेपेलिन भी उड़ें? और हम बस साझेदारी में शामिल हो जाते हैं। वे हमें अपनी कंपनी में शामिल करते हैं और हम उन्हें अपनी साझेदारी में लेते हैं, और कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, यह शर्त पर है। ये उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। ये निवेश और इसी तरह की चीज़ें हैं। ये भी विकास है। उनके लिए यह विज्ञापन है और हमारे लिए यह एक अवसर है।
वास्तव में ये बस अद्भुत है, कितनी शानदार संभावनाएं हैं। अगर तुम्हारे एरोग्राड में आधुनिक एलिंग का निर्माण शुरू होता है और हवाई में गिरजाबली उठाए जाते हैं तो तुम्हारा एरोग्राड अचानक सब कुछ का केंद्र बन जाता है, और निवेश और पर्यटन और सभी तरफ से ध्यान। इसलिए इतने सारे प्रस्ताव हैं। सुनो, इसका मतलब है कि यह होगा किसी भी तरह से। मैंने समझा कि बहुत सारे प्रस्ताव पहले से ही हैं। हाँ, वास्तव में बहुत सारे। आज फिर से कुछ नए आए हैं और हम फिर भी सोचते हैं ठीक है, उतरना चाहिए। हाँ, अब कुछ चुनना चाहिए। वास्तव में हम कहीं भी जल्दी में नहीं हैं। हमारे पास कोई कठोर समय सीमा नहीं है। अगर हम 1 महीने में चुनाव नहीं करते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वास्तव में कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। हमारी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, न ही हमारे ऑफिस। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ज़रूर आएगा, किसी न किसी तरह। मुख्य बात यह है कि सभी को आरामदायक महसूस हो, ताकि किसी प्रकार का तनाव न हो जब हम जल्दी में भाग दौड़ में चुनाव करते हैं। जैसे ठीक है, हमारे पास केवल 3 विकल्प हैं, हम यह लेते हैं। ये एक खराब चुनाव है। जब तुम्हारे पास ये 3 विकल्प हों तो ये एक अच्छा चुनाव है। वे फिर भी आते हैं, वे फिर से आते हैं, और तुम सोचते हो ठीक है, चलो सोचते हैं। यानी कोई जल्दबाजी नहीं, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। ये कोई अस्थायी समाधान नहीं है जो जल्दी में लिया गया हो। और इसलिए हाँ, जब हम अभी शुरुआत में हैं, हम इन सवालों को थोड़ा और विस्तार से देखने का निर्णय लेते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। जितना अधिक हम देखते हैं उतना ही बेहतर और बेहतर प्रस्ताव सामने आता है। मुझे याद है कैसे दमित्री अलेक्सांद्रोविच ने चयन किया। ये जल्दी नहीं हुआ। वह स्थान जहां हम निर्माण कर रहे थे, ये सब बहुत व्यवस्थित तरीके से हुआ। हाँ, ये सब पूर्ण रूप से था। यहाँ हमारे पास थोड़ा आसान, यहाँ थोड़ा थोड़ा आसान, थोड़ा। हाँ, जेपेलिन के साथ थोड़ा आसान है। इन एरोसिटीज़ की संख्या इतनी अधिक नहीं है और सभी की शर्तें इतनी अलग हैं कि चयन 2-3 तक सीमित हो जाता है। अब बस थोड़ा सा बाकी है। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। बहुत से लोग पूछते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्यों नहीं? रियाजान में वास्तव में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। वहाँ एक विमानन क्लस्टर भी बनाया गया है। कंपनी को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है ताकि कर लाभ और अन्य सुविधाएं प्राप्त की जा सकें। लेकिन यह इस परियोजना में मुख्य बात नहीं है, क्योंकि कर छूट और अन्य प्रोत्साहन तब अच्छे होते हैं जब आपकी, जैसे कि आप कहते हैं, मार्जिनलिटी इतनी बड़ी नहीं होती। हम इंजन का उत्पादन करते हैं, एक कर वर्ष होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है वो, और तब तुम्हारी अच्छी लाभ होगा। जैसे तुमने हाल ही में एक बहुत शानदार व्यक्ति के साथ सही बात की। वो कहता है कि वास्तव में गैर राज्य की मार्जिनलिटी ऐसी है कि हाँ, उसने कहा, जितने कर चाहिए उतने ही हम देंगे, फिर भी बहुत कुछ बच जाएगा। फिर से यह बिक्री के समय है। उपयोग के लिए वहां पूरी तरह से अलग है। हाँ, कंपनी को विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीकृत किया जा सकता है। बताइए, क्या इसे किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीकृत किया जा सकता है ताकि वहाँ देखते हैं। हमारे कुछ परिचित रियाजांस्काया में गए। विशेष आर्थिक क्षेत्र, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। यह क्षेत्र काफ़ी युवा है। हमें वास्तव में समझना होगा, देखना होगा। वहाँ केवल फ़ायदे नहीं हैं बल्कि नुकसान भी होते हैं। अभी हम अधिक सकारात्मक पहलुओं को देख रहे हैं। इन मुद्दों पर हम जल्दी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रेटोस्फीयर में उपकरणों के लॉन्च के सवालों पर जल्दी कर रहे हैं। इस महीने निश्चित रूप से उम्मीद करें। क्या वास्तव में लॉन्च होगा? हाँ, ये मुश्किल नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर में उपकरणों के लॉन्च उन लोगों का शौक है जो राज्य परियोजना के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं। ये वास्तव में अद्भुत है। जब मैंने चीन में कहा कि हम स्ट्रेटोस्फीयर को लॉन्च कर सकते हैं तो वे हैरान रह गए। तो ये लोग तो हैरान हैं, और कोई चीन में भी कुछ लॉन्च कर रहा है। आखिरकार अमेरिका तक कुछ पहुंचा है। वहाँ एक गेंद है जिसके बारे में तब क्रीक और ओरू थे। तो ये वह विकल्प नहीं है। जब मैं लड़का था, हमारे पास मौसम के गुब्बारे उड़ाए जाते थे। थोड़ा सा मेटियोशार सबसे बुनियादी विकल्प है। यह एक लेटेक्स मेटियोशार लेना, उसे हाइड्रोजन से भरना, उसके साथ एक पैराशूट और कुछ भार के साथ एक प्रणाली बांधना है। वह 4 घंटे में उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जहां वह फटेगा, और वह एक सिग्नल वाले पैराशूट के साथ उतरता है। यह एक साधारण चीज़ है जिसे हर कोई कर सकता है।
हाँ, मुझे याद है, हम बचपन में उन चीजों की तलाश करते थे जो गिरती थीं। ऐसी बात नहीं हो रही है। बात की जा रही है नियंत्रित उड़ानों, लंबी उड़ानों और सीधा प्रसारण करने के बारे में। साथ ही सोलर ग्रुप ऐप के माध्यम से ट्रैकिंग की जा रही है जहां उपकरण वर्तमान में स्थित है। इससे डेटा प्राप्त करने के साथ यह अब एक खिलौना नहीं है जैसे कि यह मौसम जांचने वाला उपकरण, लेकिन ऐसी खिलौनों पर दिलचस्प लॉन्च होते हैं। वे एक गेंद नहीं लेते, बल्कि इन गेंदों की पूरी अंगूर की गुच्छा लेते हैं। नीचे एक कुर्सी है, तुम एक पैराशूट के साथ स्पेस सूट में हो। मैंने शायद कहीं ऐसा वीडियो देखा है, लगता है। क्या तुम कूदोगे? नहीं, लेकिन मैं करूंगा, 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 बिल्कुल करूंगा। पहले नहीं, और अब अगर। मैंने तो पैराशूट से कूदने का सपना देखा था। मैंने तो सेना में विमानन में सेवा की थी। कूद गया। तो दृष्टि से कुछ नहीं चूके। मैं समझ गया। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि मौसम के गुब्बारे, यह एक साधारण चीज़ हो सकती है और यह एक जटिल विशेष ऑपरेशन भी हो सकता है जिसमें एक पैराशूटिस्ट को लॉन्च किया जाएगा जो ट्रोपोस्फियर से कूदेगा। और अब ऐसा लगता है कि कोन्युखोव कूदना चाहता है। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये किसी के लिए है। हमारे देश में इस ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही है। हम इस बारे में भी सब कुछ फिल्माएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन इस पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर ये मज़ेदार और दिलचस्प होगा। ऐसा। क्या हमारे पास सवाल आ गए हैं? हाँ, थोड़ा है। क्या आप वर्तमान में निवेश की राशि से संतुष्ट हैं? क्या सब कुछ पर्याप्त है? हाँ, पहले कदमों के लिए जो उठाने की आवश्यकता है, निवेश थोड़ा पर्याप्त है। परियोजना की शुरुआत के लिए गति अच्छी है। यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए यदि हर महीने किस्तों के रूप में आय बढ़ती है, जो मुख्य आय है, तो कुछ महीनों में हम अच्छी गति पर पहुंच जाएंगे और यह पर्याप्त होगा। इस प्रकार परियोजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम इस गति को बनाए रखें और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। संक्षेप में जवाब देता हूँ, हाँ, पर्याप्त है। कंपनी नई है और पहले से ही पंजीकृत है। इस प्रकार ब्रांड नोवा के तहत एक कानूनी इकाई पहले से ही मौजूद है जो पहले से ही पंजीकृत है। ब्रांड नोवा, जिसका मैंने आपको अभी स्लूचाइनो संकेत दिया, पंजीकरण के लिए जा रहा है। कृपया इसे पहले से पंजीकृत न करें ताकि हमें बाद में इसे पुनः बेचना न पड़े। तो वास्तव में एक जेपेलिन पायलट बनने के लिए कितने साल लगते हैं? ये मुझे पूरी तरह से पता है कि ये सच है। हाँ, लगता है कि यह बहुत शानदार होगा। हमारा हवाई अड्डा। हाँ, वास्तव में सीखना संभव है, नहीं जानता कि कितना। मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर सेर्गेई हमारे वेबिनार को देख रहा है तो उसे चैट में लिखने के लिए कह सकता हूँ, या तो मैं खुद उससे पूछूंगा और थोड़ी देर बाद लिखूंगा। शायद गूगल खोलना और देखना आसान होगा कि निजी विमान के पायलट के लिए प्रशिक्षण में कितना समय लगता है। लगभग इतना ही। खैर, मुझे लगता है वहाँ 1 साल लगेगा, या तो और भी तेज़ी से शायद। हाँ, और क्या, हम सभी सीखेंगे ज़रूर। और मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से यह प्रशिक्षण लूँगा। और आंद्रे, मुझे विश्वास है। 100%। मैं पढ़ाई करने जाऊंगा, मैं पढ़ाई करने जाऊंगा। संगीत पढ़ाई करना पसंद है। हाँ, ये बस एक आवश्यकता है। अगर हमारे पास जेपेलिन होंगे तो जितने अधिक पायलट और लोग इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, उतना ही बेहतर होगा। एकतेरिनबर्ग और उसके उपनगर के बीच एयरपोर्ट का आर्मिलिंग, शायद वहाँ जेपेलिन का एक बेस बनाना अच्छा होगा। हाँ, यहाँ आधार के बारे में सवाल है। ये अकेला नहीं होगा, ये निश्चित है। हम किसी न किसी चीज़ से शुरुआत करेंगे। हम यहाँ प्रारंभिक स्थितियों का चयन कर रहे हैं ताकि यह अधिकतम प्रभावी, अधिकतम सस्ता, तेज, सुरक्षित आदि हो सके। लेकिन जैसे ही यह प्रारंभिक MVP एक सेल मात्र कंपनी का निर्माण करेगी, यह पहले से ही व्यावसायिक रूप से सफल होगी, आत्मनिर्भरता के साथ, लाभांश और अन्य चीज़ों के साथ। इस क्षण से हम हर जगह जेपेलिन ड्रोम बनाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में यह एक आवश्यकता है। हाल ही में अल्ताई से विटाली ने भी चैट में लिखा कि उन्हें वहाँ बहुत सारे जेपेलिन की आवश्यकता है। वे अपने क्षेत्र में विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं। पर्यटन का प्रवाह हाल के समय में थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कहते कि हमें पर्यटन के लिए जेपेलिन की ज़रूरत है। हम उन्हें अल्ताई शैली में सजाएंगे, वे म्यूनिसिपल होंगे। मैंने सोचा हमारी कितनी बहुजातीय देश है। सोचिए,
वहां ये विशाल मशीन किसी राष्ट्रीय पैटर्न में थोड़ी उड़ रही है। हाँ, और अंदर जाते हैं और वहाँ की शैली स्थानीय खाना, स्थानीय संगीत होता है। ये तो बहुत शानदार है। हाँ, फिर एक पूरी रूसी प्रदर्शनी होगी जिसमें सभी क्षेत्रों के जेपेलिन शामिल होंगे। तुर्की में ये गुब्बारे कैसे उड़ते हैं? ये कितना सुंदर है। हमारे पास भी जेपेलिन के साथ ऐसा ही करने का मौका है। देश बहुत बड़ा है। मैं तो ये मानता हूं कि हमारे देश में यात्रा करना वास्तव में केवल जेपेलिन के माध्यम से संभव है। तो प्लाटाप उतारना लेना है ना? कौन प्लाटाप उतारना पर था? वहां कुछ ही लोग थे। पहले वहां हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको सेंट पीटर्सबर्ग में संस्थान में आवेदन देना पड़ता था और फिर हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचना होता था। मेरे परिचित 20 मिनट के लिए आए थे। वहां किसी ने पैर तोड़ लिया और उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। तो जब आप पूछते हैं दोस्तों ये क्या है, वहां लोग कहते हैं ये तो वास्तव में अंतरिक्ष है। ये वह जगह है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वहां पर पानी है, वहां झीलें हैं और वहां भंडार है। तो दुनिया में पूतोराणा पठार की तरह पानी का कोई भंडार नहीं है। ये बेसाल्ट की चट्टानें, पहाड़। वहां जाने के लिए किस पर उड़ान भरनी है? सोचिए, वहां 4-5 जेपेलिन इस प्लेट के चारों ओर उड़ रहे हैं। ये नहीं दिखेगा ये कितना विशाल है। ये शायद फ्रांस से बड़ा है और रूस में ऐसे स्थानों की संख्या बहुत अधिक है। यहां, और मैं मानता हूं कि जेपेलिन पर यात्रा करना, जेपेलिन का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना निश्चित रूप से पर्यटन है। यहां ये पहला विचार है जो मेरे मन में आता है। तो ये सही है। आखिरकार ये पैसे के पीछे दौड़ना, ये समझ में आता है, वाणिज्य और सभी चीज़ें ये एक बात है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ करना, ये तो यह तेजी से चलता है। जब मुझे वह करना होता है जो करना है, जब मुझे कहा जाता है एंड्रे यह करना है, तो मैं इसे एक गति से करता हूं। और जब मुझे कहा जाता है यह करना है और मैं इसे करना चाहता हूं, तो मैं इसे 4 गुना तेजी से करता हूं। इसलिए मेरी आत्मा अभी इसके लिए झुकी हुई है। मुझे लगता है यह जल्दी होगा। और बहुत से लोग जब देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सपने देखने वालों, कलाकारों, दुनिया के बेहतरीन निर्माताओं, भौतिकविदों, गणितज्ञों की पंक्तियों में शामिल हो जाएंगे। कंपनी डिरिजिबली सबसे बेहतरीन चीजों को एकत्रित करेगी। तो यहाँ कुछ और सवाल आए हैं जो शायद यूट्यूब से हैं। क्या स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन से उपग्रह लॉन्च करना संभव है? हाँ, स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन से हल्के उपग्रहों को लॉन्च करना थोड़ा भी संभव है। यह एक मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म की तरह होगा। वह वहां उठेगा, एक हल्की ठोस ईंधन रॉकेट को छोड़ देगा ताकि उपग्रह अंतरिक्ष में उड़ सके। इसे एक निश्चित रैखिक गति तक तेज करना होगा, एक निश्चित कोण पर, तब यह एक निश्चित कक्षा में पहुंच जाएगा। उपग्रह के लिए रॉकेट के रूप में एक्सेलरेटर की आवश्यकता है, लेकिन यह स्ट्रेटोस्फीयर से उड़ान भरेगा और ऐसी तकनीकों पर काम किया गया है और यह किया जा सकता है। अगर ज़रूरत हो तो स्ट्रेटोस्फेरिक जेपेलिन खुद ही एक उपग्रह है। हाँ, अगर यह कक्षीय होना चाहिए तो जवाब हाँ है, यह संभव है। नमस्ते, मैं गुब्बारों के व्यवसाय सुन रहा हूँ। हवाई क्षेत्र उड़ानों के लिए अनुमतियों क्या है? क्या यह समस्या है या नहीं? और इसके लिए कुल प्रतिशत कितना है? क्या कोई गणनाएं हैं? यदि हम पहले से तैयार किए गए एरोग्राड को लेते हैं तो उड़ान क्षेत्र के साथ या परीक्षण उड़ान क्षेत्र के साथ, तो सभी अनुमतियां पहले से ही मौजूद हैं और यह बस निकटतम डिस्पैचर के साथ समन्वय के अनुसार है, लगभग अपनी ही, कि हम उड़ान भर रहे हैं, उड़ चले। इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि हम नई कृषि भूमि लेते हैं और इसे सही उपयोग के लिए परिवर्तित करते हैं तो वहीं से सभी अनुमतियां शुरू होती हैं। यह लंबा, महंगा और कष्टदायक है और तब इन सभी कार्यों की एक ठोस लागत सामने आती है। इसलिए हम वास्तव में उड़ानों के लिए तैयार भूमि की तलाश कर रहे हैं। इसकी बहुतायत है। यही पैसे हम बचाएंगे और समय भी। क्या कोई गणनाएं हैं थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें न देखें और न ही दिखाएं।
अभी इसका कोई मतलब नहीं है। बस यदि वायुमंडल में हाइड्रोजन सुरक्षित है तो हाइड्रोजन गुब्बारा भेजा जा सकता है और उसे हीलियम एयरशिप पर जोड़कर हाइड्रोजन एयरशिप में बदला जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। शायद इस तरह, है ना? यह एक दिलचस्प विचार है। नहीं जानता यह तकनीकी रूप से कितना संभव है। यह स्पष्ट है कि सब कुछ गिनना, योजना बनाना और अन्य बातें करनी होती हैं, और यह सब सही है। तर्क की एक तार्किकता है यह कि हाइड्रोजन, भले ही वह स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाए, वह तो पृथ्वी से ही शुरू होता है और यहाँ ऑक्सीजन है, यानी यह फिर भी खतरनाक है। इसलिए तुम यहाँ से बिना पायलट के लॉन्च करते हो। वह वहाँ उड़ गया, तुम उसके पीछे ही हीलियम पर उड़ रहे हो और किसी क्षण में तुम उस पर बदल जाते हो। जटिल और थोड़ा अधिक संयोजन। हाँ, हीलियम पर उड़ना और भी आसान है, उड़ते रहो। मैं कहता हूँ हम एक शानदार युग में जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन MKS पर लोग उड़ते हैं, मंगल ग्रह पर रोवर चलते हैं, इलॉन मस्क मंगल पर बस्ती बसाने की योजना बना रहे हैं। इसलिए इंजीनियरिंग और तकनीकी हम सब कुछ लागू कर सकते हैं यदि यह उचित होगा, और वहाँ लक्ष्य किसी भी प्रकार के चुने जा सकते हैं और सब कुछ उनके अनुसार किया जा सकता है, तो हाँ, सब कुछ संभव है। तो जेपेलिन को इतनी बड़ी पूंछ के पंखों की आवश्यकता क्यों है? थोड़ी और। मैं ऐसा नहीं जानता। सुंदरता के लिए। नहीं, ये सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रबंधन के लिए है। लेकिन ये सब कुछ सोचा समझा गया है, ये बस यूं ही नहीं है। डायरेक्टरी के पास एक निश्चित गति होती है, इसके चारों ओर एक बहता हुआ वायु प्रवाह होता है थोड़ी, और इसके पास अपनी खुद की द्रव्यमान केंद्र, बलों के अनुप्रयोग और इसी तरह की अन्य चीज़ें हैं। और अगर किसी प्रवाह के एक हिस्से को पुनर्निर्देशित किया जाए तो एक निश्चित स्थान पर एक बल उत्पन्न होता है और वहाँ उपकरण सही तरीके से संचालित होता है। और इस तरह ये गणना करते हुए कि वायु प्रवाह का कितना हिस्सा पुनर्निर्देशित करना है ताकि ये पूरी संरचना कहीं मुड़ सके, ये क्षेत्र प्राप्त हुआ। ये बस इस तथ्य के कारण हुआ क्योंकि ये गणना की गई थी, इसलिए ये इतनी बड़ी हैं। और उनके कई हैं, वहाँ पंख बहुत कुछ के लिए जिम्मेदार होते हैं, और मोड़ने के लिए और झुकने के लिए वे कई कार्यों को संभालते हैं। हम इस पर बाद में उन लोगों के साथ अलग से बात कर सकते हैं जो विशेष रूप से उड़ान की गतिशीलता की गणनाओं से जुड़े हैं, ताकि वे समझा सकें कि पूंछ के पंख के लिए क्या जिम्मेदार है, क्योंकि वे इसे ऊपरी और निचले हिस्से में बांटते हैं। पूंछ दो हिस्सों में काटी गई है। रुचियाँ, पंखे और अन्य चीज़ें जैसे भी बताएंगी। अच्छा हाँ, वैसे हमें डायनामिस्टों को बुलाना चाहिए, गणनाकारों को। उन्हें समझाना चाहिए कि यह इतना बड़ा क्यों है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे सवाल हो सकते हैं। सवाल तकनीकी होते हैं। लोगों को दिलचस्पी है। हाँ, तुम शायद चीन में थे, बस नहीं देखा। हमारे यहाँ कुछ तकनीकी वेबिनार हुए जहाँ प्रमाणन के विशेषज्ञ थे। मुझे बस आश्चर्य होता है, दुनिया में कहीं भी जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सब कुछ इतनी ऊंचाई पर होता है। ये तकनीकी पहलू केवल रूसियों के लिए दिलचस्प हैं। हमारे दिमाग की विशिष्टता है, अगर हम कुछ करते हैं तो हमें वहां सबसे गहराई तक जाना होता है। ये अणु हीलियम में कैसे चलते हैं? शायद ऐसे सवाल भी होंगे। जब हाइड्रोजन के साथ मिलाना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि वहां सब कुछ कैसे चलेगा। हाँ, सवाल थे। हमारे पास एक ऐसा देश है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। यह वास्तव में वायु क्षेत्रीय है, इसे और कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे पास हेलीकॉप्टर राज्य है और अंतरिक्ष राज्य है, और पहले विमानों के साथ सब कुछ शानदार था, लेकिन अब लड़ाकू विमानों के मामले में स्थिति ठीक ठाक है। हमने अपने खुद के जेपेलिन बनाए, और वे रूसी साम्राज्य में थे और सोवियत संघ में और आधुनिक रूस में भी, और वे होंगे क्योंकि हम उन्हें बना रहे हैं। और हमारे पास सभी विमानन दिशाओं, विषयों आदि में बहुत सारे इंजीनियर तैयार किए गए हैं। संक्षेप में, हम वास्तव में एक ऐसा देश हैं जो हवा की ओर केंद्रित है। मेघाओं में। हालांकि कई लोग चले गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे समझदार लोग हैं। मैं देखता हूं बचे हुए हैं। उठाना शुरू करना। हाँ, और युवा पीढ़ी अब आशाजनक है। एक छोटा भाई भी है।
मैंने देखा कि वे क्या सोचते हैं, कैसे वे संवाद करते हैं और उनका लक्ष्य क्या है। वे बहुत समझदार हैं, उन्हें विज्ञान पसंद है। इन सभी पदक विजेताओं को देखो, गणितज्ञ, रसायनज्ञ, भौतिकज्ञ। ये रूसी छात्र हैं, शतरंज खिलाड़ी। जैसे तुमने सही कहा, देश में उतार चढ़ाव होते हैं और आप शक्ति आधार मजबूत है। हाँ, ये कहना कि हम अब उन्नति पर हैं, कुल मिलाकर क्या थोड़ी बातचीत की। वाह, कितनी बातें कर ली, बातचीत की। बताया। हाँ, कहो, चीन के साथ निदेशक के लिए आगे की योजनाएं क्या हैं? क्या वह हमसे कुछ उम्मीद कर रहा है? दोस्तों, हाँ, निदेशक हमसे सहयोग के बारे में जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें पैसे की जरूरत है। वे पैसे मांग रहे हैं, वे गणितज्ञों की मांग कर रहे हैं, वे भौतिकविदों की मांग कर रहे हैं। मैंने ऐसा समझा है कि भले ही वे प्रमाणन पास कर लें, उनके पास हमारे जैसे डिजाइनर और लोग नहीं हैं। वे उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। और सभी बैठकों में यह सवाल उठाया गया, लोगों का सवाल, दिमागों का सवाल, ऐसा कहेंगे, सभी बैठकों में और उच्चतम स्तर पर और सरकारी अधिकारियों के साथ। हर प्रांत में उनके पास अपनी सरकार है, जो बहुत उत्साह से काम करती है, जो स्पॉन्सर करने और मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल तब जब रिगालियां हों। मुझे नहीं पता क्या मैं ये बेवजह बता रहा हूं, क्योंकि शायद मस्तिष्कों का पलायन होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? हमारे लिए तो सब कुछ सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है। इंजीनियरों और एयरशिप पायलटों के बीच स्वाभाविक रूप से विचार आ रहे थे कि कहीं और जाने का समय आ गया है, ताकि वे अपनी विकास योजनाओं और सपनों को साकार कर सकें। लेकिन हमने परियोजना शुरू की और वे बहुत खुश और संतुष्ट हैं कि रूस में ये आंदोलन शुरू हुआ है। मुझे लगता है अब जब वे हमारी गति देखेंगे तो विदेश से भी लोग हमारे पास आएंगे। हम उनके दिमागों को अपनी ओर खींच लेंगे। बिल्कुल, ये सही है। निश्चित रूप से अब अपने दिमाग से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे वर्तमान चीनी दोस्तों को कौन सी मदद दी जाएगी, मैं ये भी नहीं जानता। मैं अनुमान नहीं लगा सकता। तो ये अब मेरा सवाल नहीं है। मैंने वस्तुनिष्ठ रूप से सब कुछ बताया। बहुत सारी रिकॉर्डिंग, बहुत सारा सामग्री, बहुत सारी बैठकें। लेकिन हम उस कंपनी के साथ कैसे व्यवहार करेंगे जो चीन में जेपेलिन का उत्पादन करेगी, मुझे नहीं पता। थोड़ा, लेकिन यह सच है कि हम कुछ साझेदार हैं। हम थोड़े अधिक विषयों पर संपर्क में हैं। साथी हवा यात्री, कम से कम थोड़ा। हाँ दोस्तों, हमें वेबिनार समाप्त करना होगा। हम फिर से लगभग 2 बजे के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन आज हम 2 बजे से आगे नहीं बढ़े। ये तो बहुत अच्छा है। आज शुक्रवार है। निश्चित रूप से कई लोग अब आराम करना, सांस लेना और छुट्टी पर जाना चाहते हैं। एकमात्र चीज़ जो मैं आपसे और थोड़ा दबाव डालना चाहता था वह यह है कि कृपया लाइक करें, रिपोस्ट करें, वहाँ से सबसे अच्छा वीडियो, सबसे अच्छी खबर चुनें। इसे किसी दोस्त, दोस्ती, माँ या पिता को भेजें। बस इस जानकारी को साझा करें। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यह फैलती रहे। आखिरकार यह एक जन परियोजना है, जन वित्त पोषण के साथ। अपने खाते से रेफरल लिंक भेजें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे सर्गेई सेमेनोव की कहानी पसंद है। उसने पिछले प्रोजेक्ट्स में पहली बार समझा कि एक ही रिपोस्ट की शक्ति क्या होती है। मैंने अपने व कॉन्टैक्टे की दीवार पर अपने प्रोजेक्ट का विवरण के साथ रेफरल लिंक साझा किया, और केवल एक क्लिक के माध्यम से उसके नीचे किसी परिचित ने एक ऐसी अविश्वसनीय संरचना बनाई जिसने परियोजना को बहुत मदद की। यानी उसने अपनी परिचित को बस ये बताया कि एक प्रोजेक्ट है और वह इसमें थोड़ा और शामिल हो गई, और उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। और उसने ऐसी संरचना बनाई और इतनी निवेश आकर्षित की और परियोजना आगे बढ़ गई। इसलिए इस केवल एक आंदोलन को कम नहीं आंकना चाहिए। कृपया मदद करें, बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर क्या शानदार। पाश्का ने इवान और जिल के साथ एक जेपेलिन में उड़ान भरी। मैं पालू जलता हूँ, मैं जिलू जलता हूँ। आंद्रे चीन से लौट आया है, जबकि हम यहाँ रूस में ज़मीन खोद रहे हैं। तो हम आपके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। शानदार खबरों की उम्मीद करें। सभी का धन्यवाद, सभी को अलविदा। सभी का धन्यवाद।
दोस्तों, शानदार।